शेन शिवेई के साथ शादी के तीसरे साल में तुम्हारी मुलाकात अचानक 10 साल बाद के खुद से हो गई। उसके बाद से तुम जो पूरे सर्कल में एक मॉडल हस्बैंड के तौर पर मशहूर थे, रातों रात एकदम ठंडे और लापरवाह बन गए। अब तुम हर रोज रात को लाइट जलाकर शेन शिवेई का इंतजार नहीं करते और न ही उसके लिए दिमाग लगाकर मजेदार खाना बनाते हो। यहाँ तक कि तुमने उसका चैट अनपिन कर दिया है और उसके मैसेज देखकर भी रिप्लाई देना बंद कर दिया है। एक रात शेन शिवेई के असिस्टेंट का अचानक फोन आया। उसकी आवाज बहुत घबराई हुई थी। सर, अनर्थ हो गया है। शेन दादाजी ने आपके कंपनी संभालने का सख्त विरोध किया है। मैडम की उनसे बहस हो गई और झगड़े में उनके हाथ पर चोट लग गई। वो अभी हॉस्पिटल में है और उनका ऑपरेशन चल रहा है। तुमने बड़े शांत लहजे में जवाब दिया, क्या परिवार वालों के साइन चाहिए? तुम्हारी ये बेरुखी देखकर असिस्टेंट हैरान रह गया। सर, आज आपको क्या हो गया है? पहले जब भी मैडम को दादाजी सजा देते थे, आप तुरंत पुराने घर की तरफ भागते थे। यहाँ तक कि एक बार तो आपका एक्सीडेंट होते होते बचा था। पिछली बार जब उन्हें बंद किया गया था, तब आपने 3 दिन और 3 रातों तक बिना कुछ खाए पिए उनका साथ दिया था। लेकिन इस बार वो आपके लिए इतनी बुरी तरह जख्मी हुई हैं और आपको जरा भी फिक्र नहीं। ये सच में आप जैसा व्यवहार नहीं है। ये सुनकर तुमने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ अपना सिर उठाया। अगर तुम 10 साल बाद के खुद से ना मिले होते तो तुम भी बाकी लोगों की तरह शेन शिवेई के दिखावे के जाल में फंसे रहते। रात गहरी हो चुकी थी जब दरवाजा खुला। हाथ पर प्लास्टर चढ़ाए शेन शिवेई बड़ी मुश्किल से अपना कोट उतार रही थी। तुम्हें नींद में डूबा देखकर वो बड़े प्यार से बोली, मुझे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, तुम आराम से सो जाओ। मगर तुमने बस धीरे से हूँ कहा और तुरंत करवट लेकर फिर से सो गए। ये देखकर शेन शिवेई के दिल में बेचैनी होने लगी। अरे अब क्यों? पहले तो तुम उसे 10-10 फोन करते थे, जरा सी बात पर घबरा जाते थे कि कहीं उसे कुछ हो न गया हो। पर आज जब वो इतनी बुरी तरह जख्मी है तो तुम इतने ठंडे कैसे हो गए, जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शेन शिवेई तुम्हारी पीठ की तरफ देखते हुए बुदबुदाती है, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत कड़वाहट और शिकायतें हैं, पर तुम दादाजी के गुस्से वाले स्वभाव को तो जानते ही हो। मुझे बस थोड़ा वक्त दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं पूरे शेन परिवार को तुम्हें अपनाने के लिए मना लूंगी। तुमने अभी भी अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी और एक शब्द भी नहीं बोला। शेन शिवेई को लगा कि तुम बस अपना गुस्सा दिखा रहे हो या नखरे कर रहे हो। उसने एक लाचारहा भरी वाइन कैबिनेट से रेड वाइन की एक बोतल निकाली और बालकनी की तरफ जाकर अकेले पीने लगी। इसी बीच कमरे के अंधेरे में तुमने अपना फोन निकाला और 15 दिन पहले आए उस अजीब और डरावने मैसेज को फिर से पढ़ने लगे। उसमें साफ साफ लिखा था, यहाँ से तुरंत भाग जाओ, शेन शिवेई तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। शुरुआत में तुम्हें लगा कि शायद कोई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। आखिर 3 साल की इस शादी में शेन शिवेई ने तुम्हारा ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो एक बहुत बड़े रईस खानदान से थी, राजधानी के मशहूर शेन परिवार की बड़ी बेटी, जो इतनी छोटी उम्र में ही पूरे शेन ग्रुप को संभाल रही थी। ऐसी राजकुमारी जैसी लड़की अचानक एक मामूली से मैच मेकिंग इवेंट में पहुंच गई जहां कोई पाबंदी नहीं थी और उसे मुझ जैसा बाजार में मीट बेचने वाला एक मामूली लड़का पसंद आ गया। अपनी लंबी और नाजुक उंगलियों से तुम्हारा आईडी कार्ड पकड़ते हुए उसने पूछा था, क्या तुम मंडी में काम करते हो? उसके चेहरे पर कोई नफरत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी जिज्ञासा थी। उसने बड़े प्यार से कहा था, सुबह से रात तक इतनी कड़ी मेहनत करना बहुत मुश्किल होता होगा ना। तुम्हें वो दिन याद आया जब गोश्त काटते वक्त तुम्हारी उंगली कट गई थी। तब उसने बिना झिझक घबराकर तुम्हारा हाथ थाम लिया था। यहाँ तक कि उसने उंगली पर लगी गंदगी साफ होने का इंतजार भी नहीं किया था। अपने हाथों के घावों पर पट्टी बांधते हुए वो प्यार से कहती थी कि अगली बार जब भी कोई बड़ा फंक्शन होगा तो वो खुद मुझे अपने साथ ले जाएगी। वो सबके सामने बड़े गर्व से मेरा हाथ थामकर कहेगी कि ये मेरे पति ये क्यों हैं। एक बार तो जब मुझ पर गुंडों ने हमला किया था तो शेन शिवेई ने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे लिए चाकू खा लिया था। उस तेज धार वाले चाकू ने उसकी जान लगभग ले ही ली थी। ऐसी पागलों की तरह प्यार करने वाली शेन शिवेई भला मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती है? तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आता है। अपनी उत्सुकता में मैं पूछता हूँ कि तुम कौन हो। सामने से जवाब आता है, मैं 10 साल बाद वाला तुम्हें हूँ, यानी 35 साल का ये क्यों। अगर यकीन नहीं होता तो अभी लियू जिंगटिंग रेस्टोरेंट जाकर देखो। शेन शिवेई वहाँ हर साल लू हावरान का बर्थडे मनाती है। ये पढ़ते ही मेरे हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। आज सुबह ही तो शेन शिवेई ने मुझसे कहा था कि वो बिजनेस डील के लिए विदेश जा रही है। जाते वक्त वो मुझसे चिपक कर कितना लाड कर रही थी। फिर वो शहर के उस रेस्टोरेंट में कैसे हो सकती है? बिना देर किए मैंने टैक्सी पकड़ी और सीधा लियू जिंगटिंग पहुंच गया। मैंने वहां के वेटर को कुछ पैसे दिए, उसके कपड़े पहने और मास्क लगाकर उस हॉल में घुस गया जिसे प्राइवेट तौर पर बुक किया गया था। अगले ही पल जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। शेन शिवेई एक उम्रदराज आदमी के पास खड़ी थी और बड़ी सावधानी से एक चमकती हुई ब्लू स्टार वॉच उसके हाथ पर बांध रही थी। लू हावरान की आंखों में एक अजीब सी खुशी थी, पर वो दिखावे के लिए बोला, सुना है ये घड़ी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही पीस है और बहुत कीमती है।
तुम्हें ये अपने पति ये क्यू को देनी चाहिए, आखिर वो तुम्हारा शौहर है। शेन शिवेई ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, ये एक लग्जरी चीज है, उसमें तो एक मामूली और गरीब वाली बात है, वो इस शानदार घड़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ लू टीचर, आप पर ही ये सबसे ज्यादा जचता है। सच किसी चाकू की तरह तुम्हारे दिल के पार हो गया और दर्द इतना गहरा था कि तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उस मैसेज की एक एक बात सच निकली। शेन शिवेई ने वाकई तुमसे झूठ बोला था, कभी जिसके लिए तुम्हारा साथ सबसे कीमती था, आज वही तुम्हारी बेइज्जती की वजह बन गया है। तभी अचानक शेन शिवेई की आवाज सुनाई दी, वेटर प्लीज इसे हमारे लिए पैक कर दो। उसकी नजरें तुम पर पड़ी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे तुम वहां हो ही नहीं, बस एक फालतू बैकग्राउंड की तरह खड़े हो। तुम भारी कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही तुम टेबल के पास पहुंचे एक जोरदार दहाड़ गूंजी। शेन शिवेई, क्या तूने बगावत करने की ठान ली है? शेन दादाजी अपनी लाठी टेकते हुए हॉल में आए। गुस्से के मारे उनका पूरा शरीर कांप रहा था। हर साल लू हावरान का बर्थडे मनाती थी, वहां तक तो ठीक था, लेकिन इस बार तूने उस मामूली सी घड़ी के लिए अंडरग्राउंड रेसिंग में अपनी जान दांव पर लगा दी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, चाहे तुम उस कसाई ये क्यू से शादी कर लो, उसके साथ घूम घूम कर दिखावा करो, या उसके लिए चाकू भी खा लो, फिर भी मैं तुम्हें इस लू हावरान के साथ कभी नहीं रहने दूंगा। दादाजी ने गुस्से में अपनी लाठी उठाई। वो लू हावरान को मारना चाहते थे, लेकिन शेन शिवेई ने बिना सोचे समझे पास खड़े तुम्हें जोर से खींचा और लू हावरान के आगे ढाल बनाकर खड़ा कर दिया। धड़ाम! वो लाठी पूरी ताकत से तुम्हारी पीठ पा लगी। चोट इतनी जबरदस्त थी कि तुम्हारी पसलियां टूटने जैसा महसूस हुआ। सीने से उठा वो दर्द सीधा गले तक पहुंचा और तुम्हारे मुंह में खून भर आया। तुम लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े, तुम्हारी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। लेकिन तुमने देखा कि शेन शिवेई ने तुरंत लू हावरान को अपने पीछे छिपा लिया है और उसकी खूबसूरत आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। उस गुस्से से आग बबूला होते बुजुर्ग की आंखों में आंखें डालकर मैंने कहा, अगर आपको मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इस पूरे शेन ग्रुप की कमान सीधे ये क्यू के हाथों में सौंप दूंगा। एक ऐसा मामूली कसाई जो इस घर की दहलीज चढ़ने के भी लायक नहीं है, उसे मैं शेन फैमिली का अगला मुखिया बना दूंगा। उस वक्त पूरे शेन खानदान की थूथू होगी और हम बड़े घरानों के बीच सबसे बड़े मजाक बनकर रह जाएंगे। तुम्हें ठीक नहीं कि उस हालत में तुम कैसे लड़खड़ाते हुए खड़े हुए और कैसे उस रेस्टोरेंट से बाहर निकले। बर्फीली ठंडी हवाएं तुम्हारी हड्डियों तक को चीर रही थीं। तुमने अपने हाथ से होठों पर लगा खून पोंछा और कांपती उंगलियों से 10 साल बाद वाले खुद को एक मैसेज भेजा, आखिर ये लू हावरान है कौन? वहां से लगभग पलक झपकते ही जवाब आया, मैंने सब देख लिया है, पहले किसी गर्म जगह पर जाओ, फिर मैं तुम्हें इत्मीनान से सब बताता हूँ। तुम्हारी सांसें वही थम गई और नाक में एक अजीब सी जलन महसूस होने लगी। ये बात डरा देने वाली थी कि 10 साल बाद वाला तुम्हारी रग रग से वाकिफ था। उसे ये तक पता था कि वहां से निकलने के बाद तुम पक्का सड़कों पर ठंडी हवाएं खा रहे होगे। तुम एक कन्वीनियंस स्टोर के अंदर मुड़े और खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गए। जैसे जैसे वो कहानी सुनाने लगा, 10 साल का लंबा वक्त किसी खून और आंसुओं से भरी पुरानी किताब की तरह तुम्हारी आंखों के सामने खुलने लगा। पता चला कि लू हावरान असल में शेन शिवेई का हाई स्कूल का म्यूजिक टीचर और उसके पिता का दोस्त था, जो उससे पूरे 10 साल बड़ा था। उन दिनों शेन की माँ का बाहर कई लोगों के साथ चक्कर चल रहा था, जिसकी वजह से घर में हर वक्त कोहराम मचा रहता था। उस उथल पुथल के बीच शांत स्वभाव वाला लू हावरान ही जवान शेन शिवेई का इकलौता सहारा बना था। लेकिन हालात तब बेकाबू हो गए जब शेन की मां की गंदी नजर लू हावरान पर पड़ गई। इस हंगामे ने आखिर में शेन के पिता को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। हार मानकर उन्होंने सबको साथ लेकर खत्म करने का फैसला कर लिया। इस खौफनाक खून खराबे ने उस वक्त सनसनी मचा दी थी। तब से लू हावरान का नाम शेन फैमिली में एक ऐसी पाबंदी बन गया जिसके बारे में बात करना मना था। उस बुजुर्ग ने लू हावरान को, उस वक्त के बाद से तुम पूरी तरह से अपना आप खो बैठे और पागलों की तरह उन दोनों के काले कारनामों को हर जगह एक्सपोज करने लगे। तुमने इंटरनेट पर ट्रोल आर्मी लगा दी ताकि लू हावरान को बुरी तरह गालियां दी जाएं और उसे बदनाम किया जा सके। इतना ही नहीं, तुमने उन दोनों की प्राइवेट तस्वीरें कंपनी की बिल्डिंग के नीचे तक चिपका दी। लू हावरान इस हद तक बदनाम हुआ कि उसका पूरा करियर और इज्जत मिट्टी में मिल गई। तुम्हें लगा कि इस लंबी जंग में आखिरकार तुम्हारी जीत हुई है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी शेन शिवेई तलाक के पेपर्स लेकर तुम्हारे सामने खड़ी हुई। उसने लाल आंखों के साथ तुमसे कहा कि तुम अब तक के सबसे बेरहम और पत्थर दिल इंसान हो। तुमने अपने ही हाथों से उसके दिल की आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर दिया। इसके बाद कहानी ने जो मोड़ लिया वो और भी खौफनाक था। उसने बदला लेने के लिए तुम्हारी उस बेटी का आखिरी सबूत, जो अस्पताल में रखा उसका खून था, उसे लू हावरान के इलाज के लिए दे दिया। वही खून तुम्हारी उस प्री मैच्योर बेटी के होने का इकलौता गवाह था। अपनी बेटी की आखिरी निशानी को खोने के बाद तुम पूरी तरह से टूट गए और तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उस औरत ने तो तुम्हारे पागलपन के उस दौर की सीसीटीवी फुटेज तक को एडिट करके इंटरनेट पर डाल दिया।
ताकि दुनिया की नज़रों में तुम एक दिमागी तौर पर बीमार और पागल इंसान बन जाओ। उसने वीडियो में खास तौर पर उस निशान को भी दिखाया जो तुमने खुद अपने हाथों से बनाया था, तुम्हारे सीने पर वो गहरा जख्म। ये परिवार तुम्हें वापस अपने आलीशान पुश्तैनी घर ले जाना चाहता था, लेकिन तुमने कसम खाई थी कि तुम शेन शिवेई के लिए आखिरी दम तक लड़ोगे। उस दिन से तुम उसके लिए पागल हो गए, पर अंजाम क्या हुआ? उसी औरत ने, जिसे तुमने अपनी पूरी दुनिया माना था, तुम्हें जबरदस्ती एक मेंटल हॉस्पिटल में डलवा दिया। ये थे तुम्हारे वो 10 साल जो पूरी तरह बर्बाद हो गए। हर एक शब्द तुम्हारे दिल को जलते हुए लोहे की तरह चीर रहा था। तुम्हारा दम घुटने लगा था। तुम उस 10 साल बाद वाले खुद को गले लगाना चाहते थे जो पूरी तरह टूट चुका था और जिसका कोई सहारा नहीं था। काफ़ी देर तक उंगलियां स्क्रीन पर थमी रहीं और आखिर में तुमने बस एक लाइन लिखी, मैं इस ज़िंदगी की कहानी को फिर से लिखूंगा। मैसेज भेजने के बाद तुमने कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर पर फ़ोन किया जिसे तुमने सालों से याद नहीं किया था। दादाजी को खबर कर दो, मैंने शेन शिवेई को तलाक देने और ये परिवार के वारिस के तौर पर अपनी पहचान वापस लेने का फैसला किया है। और सुनो, लीगल डिपार्टमेंट से कहो कि शेन को दिए गए सारे शेयर्स तुरंत कैंसिल किए जाए। दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे उसे यकीन ही न हुआ हो। बड़े मालिक, आपने तो कहा था कि आप 3 साल तक शेन मिस का टेस्ट लेंगे। अब तो बस कुछ ही दिन बाकी थे, फिर अचानक ये सब कैसे? तुमने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में जवाब दिया, वो इस टेस्ट में फेल हो गई। शेन शिवेई को कभी पता ही नहीं चला कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। तुम कोई मामूली कसाई नहीं, बल्कि हांगकांग के गैम्बलिंग किंग ये जेन्नान के सगे पोते हो। बचपन से ही बेशुमार दौलत होने के बावजूद तुम्हें इतनी बेदर्दी से धोखा मिला। अब जब सब सच सामने आ चुका है तो इस सादगी के नाटक की क्या जरूरत? अब वक्त है अपना सबसे खतरनाक और बेरहम रूप दिखाने का। तुमने फौरन वकील को बुलाया और तलाक के कागजात तैयार करने का आर्डर दे दिया। शेम शिवे को बिना भनक लगे तुमने उससे साइन करवा लिए थे। अब तुम दोनों के डिवोर्स के कूलिंग पीरियड के खत्म होने में सिर्फ आधा महीना यानी 15 दिन ही बचे थे। शेम शिवे अब भी अंधेरे में थी। वो एक तरफ दादाजी को संभाल रही थी और दूसरी तरफ तुम्हें रोकने के लिए नए नए पैंतरे आजमाता रही। पर असलियत तो तुम्हें अच्छे से पता थी कि शेम शिवे का हाथ आखिर किसके लिए टूटा था। अगली सुबह तुम्हारे फोन पर उसका मैसेज आता है, आज रात की दावत बहुत जरूरी है, बिल्कुल भी देर मत करना। पहले तो तुमने बीमारी का बहाना बनाकर मना करने का सोचा, पर फिर ख्याल आया कि अगर तुम नहीं गए तो फिर से उसकी वो झूठी फिक्र और ड्रामेबाजी झेलनी पड़ेगी। उससे अच्छा तो यही था कि टाइम पर वहां पहुंच जाओ। रात होते ही पार्टी का वेन्यू रोशनी से जगमगा उठा। शेम शिवे वहां एक कस्टमाइज्ड गाउन पहनकर खड़ी थी। उसके सीधे हाथ पर अब भी प्लास्टर बंधा था। उसने आगे बढ़कर तुम्हारा हाथ थाम लिया। अंदर जाने से पहले उसने धीरे से तुम्हारे कान में कहा, आज रात जनरल झांग आने वाले हैं, उनके लिए गिफ्ट मैंने पहले ही तैयार कर लिया है, बस तुम अपने हाथों से उन्हें दे देना। इससे समाज में तुम्हारी इज्जत और चमक बढ़ जाएगी। तुमने बड़ी ही ठंडी नजरों से उसे देखा। तुम जानते थे कि उसने फिर से अपनी एक्टिंग शुरू कर दी है, इसलिए तुमने बस हल्के से जवाब दिया। तुम्हारा ये रूखा बर्ताव सेम सिवे की बेचैनी को और बढ़ा रहा था। पहले जब भी तुम उसके और दादाजी के झगड़ों की वजह से उदास होते थे तो वो तुम्हें जरा सा मनाती और तुम सब भूल कर मान जाते थे। लेकिन अब चाहे वो तुम्हारे सामने कितना भी झुक जाए, तुम बर्फ की तरह ठंडे थे। तुम्हारी उस बेरुखी को देख शेम शिवे ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपनी घबराहट को दिल में ही दबा लिया। हर साल की तरह जैसे ही तुम वहां पहुंचे, चारों तरफ कानाफूसी शुरू हो गई। लोग नफरत भरी नजरों से तुम्हें देख रहे थे और कह रहे थे, लगता है शेम खानदान की बड़ी बेटी को अपने आदमी से वाकई बहुत प्यार है, वरना इस आलीशान जगह पर इस जैसे गवार को कौन लाता। इससे दूर ही रहो। सुना है ये पहले कसाई था और जानवरों को काटता था। इसके शरीर से आज भी खून और मांस की बदबू आती है। लेकिन तुम्हें इन सब की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। तुम सीधा भीड़ को चीरते हुए जनरल झेंग के पास पहुंच गए। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तुमने कहा, नमस्ते जनरल, मैं ये क्यों हूँ? मैंने सुना था कि आपको पुरानी पेंटिंग्स और कला का बहुत शौक है, इसलिए मैं आपके लिए ये एक खास तोहफा लाया हूँ। जैसे ही जनरल झेंग ने उस पेंटिंग को खोलना शुरू किया, वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया और देखते ही देखते वहां का माहौल गर्मा गया। चारों तरफ शोर मच गया, क्योंकि वो कोई मामूली पेंटिंग नहीं बल्कि मशहूर मास्टर बैचुअन की बनाई हुई एक नायाब कृति थी। लोग तारीफों के पुल बांधने लगे और कहने लगे कि ऐसी बेशकीमती चीज तो करोड़ों खर्च करके भी नहीं मिलती। पर अभी सब इस झटके से उबरे भी नहीं थे कि पीछे से एक अजीब सी आवाज आई जिसने पूरे माहौल को खराब कर दिया। जनरल झेंग, जरा ठहरिए, मुझे लगता है कि ये पेंटिंग मास्टर बैचुअन की असली पेंटिंग नहीं है। सबकी नजरें उस तरफ मुड़ी तो देखा कि सफेद सूट पहने लू हावरान बड़े आराम से वहां चला आ रहा है। उसके हाथ में भी एक पेंटिंग थी। वो बड़े गर्व से कहने लगा, जनरल, इसे ढूंढने के लिए मैं हजारों मील दूर कई देशों में भटका हूं और बड़ी मुश्किल से मास्टर बैचुअन की ये असली पेंटिंग आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं। मुझे अच्छे से याद है कि दुनिया में इसकी सिर्फ एक ही असली कॉपी मौजूद है। जैसे ही उसने अपनी पेंटिंग खोली, तुम्हारी वाली पेंटिंग उसके सामने
एकदम फीकी और चमकहीन लगने लगी। वहां मौजूद मेहमान पहले तो सन्न रह गए, फिर अचानक तानों और गालियों की बारिश होने लगी। है भगवान, इसकी हिम्मत तो देखो। जनरल झिंग को नकली पेंटिंग देकर उल्लू बनाने चला था। इसकी शामत आई है क्या? लोग शेन सीवई पर भी उंगली उठाने लगे। शेन सीवई जैसी खूबसूरत और काबिल लड़की ने आखिर इस जाहिल आदमी से शादी क्यों की? इसने तो शेन खानदान की इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। शुक्र है लू हावरान सही वक्त पर आ गए, वरना जनरल ये नकली पेंटिंग दीवार पर टांग देते और बाद में पूरी दुनिया के सामने उनका मजाक बन जाता। ये सब सुनकर शेन सीवई ने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ी और तुरंत तुम्हारे आगे आकर ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, ये पेंटिंग असल में मैंने पसंद की थी, इसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं है। मेरी ही नज़रों में कमी थी कि मैं असली नकली की पहचान नहीं कर पाई, इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन इसके बावजूद लोगों के कड़वे बोल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लोगों का शक जरा भी कम नहीं हुआ था। वे कहने लगे, मिस शेन ये पेंटिंग नकली है और ये एक बड़ी बात है। सिर्फ मिस्टर ये का साथ देने के झूठ मत बोलिए। वो एक मामूली बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हें आर्ट और पेंटिंग्स की समझ नहीं है। ये तो नॉर्मल बात है। तभी बूढ़े जनरल झांग अपनी दाढ़ी सहलाते हुए ताना मारते हैं, शिवी तुम तो हमेशा समझदार रही हो, फिर पति चुनने के मामले में तुम्हारी पसंद इतनी खराब कैसे हो गई? इन सब का मजाक और कड़वी बातें सुनकर तुम अचानक पीछे मुड़ते हो और सीधे शेन शिवी की आंखों में देखते हो। तुम्हें समझ आ जाता है कि ये नकली पेंटिंग जानबूझकर यहाँ रखी गई थी। शेन शिवी चाहती थी कि तुम सारे मेहमानों के सामने जलील हो जाओ और इस पार्टी के सबसे बड़े मजाक बन जाओ, ताकि लू हावरान को लाइमलाइट मिले और पूरी फैमिली के सामने तुम्हारी वैल्यू गिर जाए। शेन शिवी ने तुम्हारा हाथ जोर से पकड़ा और धीरे से कहा, डरो मत, मैं साबित कर सकती हूँ कि यह तुमने नहीं खरीदी। लेकिन तुमने झटके से उसका हाथ हटा दिया और दांत पीसते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं है, वो सही कह रहे हैं। शेन परिवार मेरे जैसे इंसान के लिए बहुत ऊंचा है। मुझ जैसे देहाती से किसी बड़ी चीज की उम्मीद करना ही बेकार है। इतना कहकर तुम सीधे वहां से बाहर निकल गए। यह देखकर शेन शिवी के चेहरे पर घबराहट आ गई और वो तुम्हें रोकने के लिए पीछे भागी। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा ही था कि तभी लू हावरान अपना सिर पकड़कर लड़खड़ाने लगा। शेन शिवी की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसने तुरंत तुम्हारा हाथ छोड़ दिया और लू हावरान की तरफ भाग गई। वो चिल्लाई, लू सर, क्या आपका ब्लड शुगर फिर से गिर गया है? उसने बड़ी फुर्ती से अपनी जेब से कैंडी निकाली और बड़े प्यार से लू हावरान को खिलाई। उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि तुम कब रात के अंधेरे में गायब हो गए। तुम हॉल से बाहर आए और सीधे सड़क पर खड़ी अपनी प्राइवेट कार में बैठ गए। शेन शिवी के कॉल्स लगातार आ रहे थे, लेकिन तुमने सब रिजेक्ट कर दिए। आखिर में उसका मैसेज आया, आ क्यों, इस बार मेरी गलती थी, तुम प्लीज वापस आ जाओ, घर जाओ और आराम करो। मैं अपना काम निपटाकर जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये सुनकर तुम्हारी आंखों में एक तंज भरी मुस्कान आ जाती है और तुम चुपचाप अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर डाल देते हो। रास्ते में तुम्हारी आंख लग जाती है, लेकिन जब आंख खुलती है तो तुम देखते हो कि कार शेन खानदान की पुरानी हवेली के सामने खड़ी है। तुम अभी ड्राइवर से पूछने ही वाले थे कि आखिर वो तुम्हें यहाँ क्यों लाया है, तभी शेन खानदान के दो बॉडीगार्ड्स ने कार का दरवाजा खोला और तुम्हें जबरदस्ती खींचकर बाहर निकाल लिया। तुम्हें घसीटते हुए हवेली के अंदर ले जाया गया और फर्श पर घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया गया। तभी शेन खानदान के बड़े बुजुर्ग ने बिना कुछ का एक लंबा कोड़ा उठाया और पूरी ताकत से तुम्हारे बदन पर दे मारा। ये क्यों? तेरी इतनी हिम्मत, इतने सारे लोगों के सामने जनरल झांग को नकली तोहफा देने की जुर्रत की। ये खबर अब न्यूज़ हेडलाइंस में छा चुकी है। क्या तूने ठान लिया है कि तू अकेला ही शेन खानदान की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला देगा? तभी शेन शिवई की चाची रोती चिल्लाती हुई तुम्हारी तरफ झपटी और तुम्हारे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मेरा बेटा शेन आई जनरल झांग की पहचान का इस्तेमाल करके अपने लिए खास दवाई लेने वाला था, लेकिन तूने एक रद्दी पेंटिंग देकर उन्हें बेवकूफ बनाया। अब सारा खेल बिगड़ चुका है। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उस जोरदार वार से तुम्हारा सिर चकराने लगा और कान सुन पड़ गए। तुम जैसे ही उठने की कोशिश करते हो, बड़े बुजुर्ग एक कटोरे में खौलता हुआ काला काढ़ा मंगवाते हैं। शिवई तुझसे शादी करने की जिद पर अड़ी थी और मैं उसे रोक नहीं सका, लेकिन मैं तुझे शेन खानदान का खून गंदा करने की इजाजत कभी नहीं दूंगा। ये काढ़ा या तो तुम खुद चुपचाप पी लो, वरना मेरे आदमी तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और आखिरकार उन्होंने जबरदस्ती वो काढ़ा तुम्हारे गले के नीचे उतार दिया। उसे पीते ही ऐसा लगा जैसे पेट में आग लग गई हो और एक भयानक दर्द तुम्हारे पूरे शरीर में फैल गया। तुम पसीने से तरबतर हो गए और दर्द के मारे तुम्हारा शरीर कांपने लगा। तुम बेहोशी की हालत में पहुंच ही रहे थे कि तभी एक नौकर ने कहा, मालिक, इस दवा का असर बहुत ज्यादा है, अगर इसे और पिलाया गया तो शायद इसकी जान न बच पाए। ये सुनकर बड़े बुजुर्ग ने हाथ के इशारे से तुम्हें छोड़ने को कहा। तुम निडाल होकर उस ठंडे फर्श पर गिर पड़े। तुम्हारी चेतना धुंधली हो रही थी, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी।
इस बार तुमने और 10 साल बाद वाले तुम्हारे पुराने रूप ने अलग अलग रास्तों को चुना, जिसकी वजह से तुम्हारी किस्मत की लकीरें अनजाने में ही पूरी तरह बदल चुकी थी। जब तुम्हारी आंखें खुली तो तुम अस्पताल के बेड पर लेटे हुए थे और तुम्हारे पेट का दर्द अब भी कम नहीं हुआ था। तभी कमरे के बाहर से शेन शिवे की ठंडी और कड़क आवाज़ सुनाई दी, ये क्यों के लिए सबसे बेस्ट डॉक्टर का इंतजाम करो। उसे कोई भी साइड इफेक्ट या बाद में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वरना मैं इस अस्पताल को बंद करवा दूंगी। उसकी धमकी सुनकर पूरा कॉरिडोर सन्न रह गया और डर के मारे मेडिकल स्टाफ वहां से भागने लगा। तभी लू हावरान ने फिक्र जताते हुए धीरे से पूछा, शिवे तुम अक्यू के लिए इतनी परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें वाकई उससे प्यार हो गया है? शेन शिवे की आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी। मुझे बस उस पर तरस आ रहा है, आखिर ये सब मेरा ही आइडिया था। तभी कपड़ों की सरसराहट हुई, जैसे वो लू हावरान के करीब जाकर उसे गले लगा रही हो। उसने कहा, लू सर, मुझे सिर्फ आपकी परवाह है, मैं सिर्फ आपके साथ अपना बच्चा चाहती हूँ। लू हावरान ने अपना चेहरा हटाकर उसके किस को नजरअंदाज किया और तेजी से सांस लेते हुए पूछा, तो फिर अक्यू का क्या? तुम उसे अपने दोस्तों से मिलवाती हो, हर इवेंट में अपने साथ ले जाती हो, क्या ये सब उसके लिए तुम्हारी फीलिंग्स नहीं है? ये सब सुनकर बेड पर लेटे हुए तुमने चादर को जोर से जकड़ लिया। तुम्हारा दिल पत्थर जैसा ठंडा हो चुका था, लेकिन फिर भी तुम सच सुनना चाहते थे। अगले ही पल शेन शिवे ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, मैं उसे क्लास रियूनियन में इसलिए ले गई ताकि सबको ये याद रहे कि उसका बैकग्राउंड एक कसाई का है। उसे कुकिंग शो में ले जाकर सबके सामने सुअर कटवाना भी मेरी चाल थी, ताकि दादाजी देख सके कि तुम्हारे और उसके लेवल में कितना बड़ा फर्क है। और रही बात सोशल मीडिया पर उसके खानदान का मजाक उड़ाने वाले ट्रोल्स की, तो वो सब भी मैंने ही अरेंज किए थे। ये सारे हथकंडे सिर्फ इसलिए थे ताकि दादाजी हमारी बात जल्दी मान ले। तुम्हारे दिमाग में जैसे कोई धमाका हुआ और तुम्हें अचानक समझ आया कि जिन दिनों तुम बेखबर थे, उस दौरान शेन सीवेई ने चुपके से तुम्हें कितनी चोट पहुंचाई है। वो प्यार और परवाह जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा करते थे, वो सब उसकी सोची समझी साजिश और तुम्हें जलील करने का एक खेल था। तुम्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे तुम्हारे दिल पर किसी ने बर्फीला ठंडा पानी डाल दिया हो। तुम पूरी तरह सुन्न पड़ गए। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और शेन सीवेई थकी हुई हालत में अंदर आई। तुम्हें जागता देख वो घबरा गई और अनजाने में ही अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने पूछा, अचू तुम कब जागे? तुम्हारी आंखें लाल थी और तुम्हारी नजरों में बर्फ जैसी ठंडक थी। तुमने कहा, क्यों? क्या तुम्हें इस बात का डर है कि मैंने कुछ सुन लिया है? ये बात उसके दिल में किसी धारदार चाकू की तरह लगी। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते तुम्हारे करीब आने की कोशिश की और तुम्हारा हाथ थामना चाहा। उसने कहा, दादाजी ने तुम्हारे साथ जो भी किया मुझे सब पता चल गया है। तुम फिक्र मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। इस जिंदगी में मेरा शौहर सिर्फ तुम ही रहोगे। उसने ये वादा बहुत यकीन के साथ किया, लेकिन तुमने नफरत से अपना हाथ पीछे खींच लिया। तुम्हारी इस पुरानी बेरुखी ने शेन सीवेई के दिल को झकझोर कर रख दिया। उसके मन में बेचैनी होने लगी कि कहीं तुमने सच में कुछ सुन तो नहीं लिया। तभी उसने फौरन अपना तैयार किया हुआ तोहफा निकाला और कहा, तुम्हें ये घड़ी हमेशा से चाहिए थी ना? उस गैराज के मालिक ने इसे इनाम की तरह रखा था और मुझसे रेस में मुकाबला करने की जिद की। शुक्र है मेरी किस्मत अच्छी थी और मैं ये तुम्हारे लिए जीत लाई। तुम्हारी ठंडी नजरें उस घड़ी पर पड़ी। वो ब्लू स्टारलाइट घड़ी थी, लेकिन वो सिर्फ एक हाई क्वालिटी कॉपी थी। तुमने अपनी जिंदगी में इतने असली सामान देखे थे कि एक पल में इसकी सच्चाई पहचान ली। और असली घड़ी, वो तो पहले से ही लू हावरान की कलाई पर सजी हुई थी। ठीक है, इसे यहीं रख दो। इतना कहकर तुमने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर एक शब्द भी नहीं बोला। शेन शिवेई ने देखा कि उसने तुम्हारे लिए कार रेसिंग में अपनी जान तक दांव पर लगा दी, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। ये देखकर उसकी बेचैनी और बढ़ने लगी। पुराने दिनों में जब भी वो अपने हाथ पर प्लास्टर बंदे रेसिंग करने जाती थी, तो तुम्हारी आंखें चिंता से लाल हो जाती थी। तुम बड़े ध्यान से उसे एक एक कर चेक करते थे ताकि उसे कोई नई चोट ना लगी हो, पर इस बार तुमने उसके लिए जरा सी भी परवाह नहीं दिखाई। और शुक्रिया बोलना तो दूर की बात थी। शेन शिवेई ने अपने गले के हार को जोर से पकड़ लिया। डर के मारे उसकी हथेलियों में पसीना आने लगा था। आक्यू, क्या तुम अब हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहोगे, बिल्कुल किसी अजनबी की तरह ठंडे और खामोश? तुमने अभी भी अपनी आंखें बंद रखी थी और बस इतना कहा, मैं अभी बस सुकून से सोना चाहता हूँ। शेन शिवेई की सांसें जैसे अटक सी गईं। पिछले 3 सालों का वो प्यार और साथ इस एक पल की बेरुखी ने छीन लिया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मछली पानी से बाहर निकलकर तड़प रही हो और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। तभी उसके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा जिसे सुनकर उसके माथे पर बल पड़ गए। लू टीचर, डरिए मत, मैं बस अभी पहुंच रही हूँ। फोन काटने के बाद उसने एक बनावटी मुस्कुराहट के साथ कहा, इन दिनों तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है, जब तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तब मैं इसकी भरपाई कर दूंगी। इतना कहकर वो जल्दी से हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकल गई। इसके बाद
शेन शिवेई ने तुम्हें पुरानी हवेली में शिफ्ट कर दिया ताकि तुम वहां आराम कर सको। वहां दिन रात 10-12 नौकर तुम्हारी देखभाल में लगे रहते थे। जब तुम पूरी तरह ठीक होने ही वाले थे तभी सिविल अफेयर्स ब्यूरो से कॉल आया, मिस्टर ये आपका कूलिंग ऑफ पीरियड कल खत्म हो रहा है, अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट लेना मत भूलिएगा। तुमने बड़े शांत लहजे में जवाब दिया, मेहरबानी करके दूसरा डिवोर्स सर्टिफिकेट सीधा शेन ग्रुप के ऑफिस भेज दीजिए। ये तुम्हारा शेन शिवेई के लिए आखिरी तोहफा था और तुम्हें अच्छे से पता था कि ये तोहफा उसे जरूर पसंद आएगा। उस रात ओल्ड जनरल झांग से माफ़ी मांगने के लिए शेन परिवार ने अपने पुराने पुश्तैनी घर में एक शानदार दावत रखी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि लू हावरान भी वहां मौजूद था और अब उसकी हैसियत बदल चुकी थी। वो जनरल झांग का धर्मपुत्र यानी गॉडसन बन चुका था। जनरल झांग ने सबके सामने ऐलान किया कि हावरान का लाया हुआ तोहफा उन्हें बहुत पसंद आया, इसीलिए उन्होंने उसे अपना बेटा मान लिया है। यह सुनते ही शेन परिवार के सभी लोगों के चेहरे खिल उठे, यहाँ तक कि बूढ़े दादाजी भी मुस्कुराने लगे। दावत जब आधी खत्म हो चुकी थी तब लू हावरान सीधा तुम्हारे पास आया। इस बार उसके लहजे में कोई सादगी नहीं थी, बल्कि उसकी बातों में एक अलग ही घमंड झलक रहा था। उसने अकड़ते हुए कहा, शायद तुमने सुना ही होगा, सिवेई के भाई के लिए जो स्पेशल दवा मिली है वो मेरी पहुंच और मेरी जान पहचान की वजह से मुमकिन हो पाया है। जब तुमने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया तो लू हावरान एक कदम और आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, अब मैं जनरल झांग का बेटा बन चुका हूँ। अब अगर दादाजी के मन में मेरे लिए कोई कड़वाहट होगी भी तब भी उन्हें मुझे इज्जत देनी ही पड़ेगी। लेकिन अपनी तरफ देखो, तुम एक कसाई के बेटे हो जो जबरदस्ती शेन परिवार से चिपके हुए हो। तुम सिवेई के लिए सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाओगे। अगर तुम उससे सच में प्यार करते हो तो बेहतर यही होगा कि खुद ही पीछे हट जाओ। तुमने उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखा और बड़े शांत लहजे में जवाब दिया, मुझसे मुकाबले में तो तुम वाकई शिवेई के लिए ज्यादा फिट हो। आखिर हर कोई तुम्हारी तरह बड़ों को मक्खन लगाने और साथ ही साथ उनके बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने में इतना माहिर नहीं होता। तुमने तो शिवेई और उसकी माँ दोनों को अपनी उंगलियों पर नचा रखा है। दरअसल तुम्हें 10 साल बाद वाले अपने भविष्य से पता चल चुका था कि लू हावरान उतना मासूम नहीं है जितना वो दुनिया के सामने बनता है। वो सालों से छुपकर सिवेई की माँ के साथ संपर्क में था और उसने इस राज को इतनी गहराई से छिपाया था कि सिवेई को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। ये सुनते ही लू हावरान का चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। वो घबराते हुए बोला, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा और शिवेई की माँ का रिश्ता बिल्कुल साफ सुथरा है। तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, यह बकवास है या सच यह तुम खुद अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें उससे और ज्यादा बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और तुम वहां से मुड़ने ही वाले थे। लू हावरान घबरा कर तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है और कहता है, रुको, जाने से पहले सब साफ साफ बताओ। लेकिन तुम झटके से अपना हाथ छुड़ाते हो जिससे वो लड़खड़ाकर पीछे गिरते गिरते बचता है। तभी शेन शिवे तेजी से आगे बढ़कर उसे संभालती है और तुम्हारी तरफ निराशा भरी नजरों से देखते हुए कहती है, अच्छू अब बस भी करो। लू टीचर अब जनरल झांग के मुंहबोले बेटे हैं और शेन परिवार के खास मेहमान हैं। अपनी ये नीची और घटिया हरकतें यहाँ मत दिखाओ, वरना शेन परिवार को तुम्हारी वजह से शर्मिंदा होना पड़ेगा। उसकी ये कड़वी बात सुनकर तुम्हें एक गहरा झटका लगता है। तुम अपनी मुट्ठी कस लेते हो और तुम्हें ये सब बहुत ही मजाकिया और दुखद लगता है। पिछले 3 सालों में जब भी बाहर वाले तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाते थे तो यही शेन शिवे तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर सबको बड़े गर्व से कहती थी कि अचू सबसे सच्चा और सभ्य इंसान है और इन अमीर बिगड़ैल शहजादों से लाख गुना बेहतर है। पर आज तुम्हें अचानक समझ आया कि वो सब बस एक दिखावा था और जो बात अभी उसके मुंह से निकली है वही उसका असली सच है। तभी अचानक दूर से सुअरों के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। बाहर एक ट्रक के गर्जने का शोर सुनाई देता है और देखते ही देखते दर्जनों सुअर आंगन के अंदर घुस आते हैं। कुछ तगड़े आदमी हाथों में लाठियां लिए उन सुअरों को हाँक रहे हैं जिससे सुअर पूरे आंगन में अफरा तफरी मचा देते हैं। वो फूलों के गमलों को तोड़ते हुए पूरे आंगन को तहस नहस कर देते हैं। इसी हंगामे के बीच कोई जोर से चिल्लाता है, जिनके गले में नेम टैग लटके हुए हैं और उन पर साफ साफ लिखा है झांग योंगफू। कोई कहता है, अरे इन सूरों के तो नाम भी रखे गए हैं। ये सुनते ही वहां मौजूद बुजुर्ग का चेहरा डर से जम जाता है, क्योंकि झांग योंगफू कोई और नहीं बल्कि खुद जनरल झांग का पूरा नाम है। पूरे इलाके में खलबली मच जाती है और तभी जनरल झांग भी वहां पहुंच जाते हैं और अपनी आंखों से ये सारा तमाशा देखते हैं। एक अजीब सा तमाशा खड़ा हो गया था। पुराने जनरल झांग का गुस्सा किसी सैलाब की तरह उफान मार रहा था। वो गुस्से के मारे थरथर कांप रहे थे और जैसे ही झांग योंगफू का नाम सामने आया उनका चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया। हद तो तब हो गई जब देखा कि सिर्फ एक सुअर पर उनका नाम होना काफी नहीं था, बल्कि वहां खड़े बाकी सभी सुअरों पर झांग परिवार के बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक के नाम लिखे हुए थे। बूढ़े जनरल ने अपनी लाठी के सहारे खुद को संभाला और पूरे आंगन में नजर घुमाते हुए कड़कती आवाज में सवाल किया, आखिर ये घटिया हरकत किसने की है? वहां खड़े नौकरों के चेहरे डर के मारे सफेद पड़ गए।
उन्होंने कांपती हुई आवाज में सफाई दी कि ये सारे सुअर जिंगबई की सब्जी मंडी से लाए गए हैं और इन्हें ऑर्डर करने वाला शख्स मिस्टर ये है। ये बात सुनते ही घर के बाकी सदस्यों की आंखों में नफरत और मायूसी साफ दिखने लगी। उनमें से एक ने ताना मारते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुमने अपनी पुरानी गलतियों से कुछ सबक सीखा होगा, लेकिन बदला लेने के लिए तुम इतनी नीच हरकत पर उतर आओगे। तुम वाकई में एक मामूली गवार ही रहोगे। हमारी झांग फैमिली की दहलीज लांघने का सपना भी मत देखना। जनरल झांग ने भी बड़ी नफरत और बेरुखी से उसकी तरफ देखा। उन्हें यकीन हो गया था कि शेन परिवार का ये दामाद अंदर से सड़ चुका है और इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तभी तुम्हारी नजरें अचानक शेन शीवई की तरफ उठी। तुम्हारी आंखों में एक छोटी सी उम्मीद थी। तुम खामोशी से इंतजार कर रहे थे कि वो औरत जो हमेशा तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ी रहती थी, आज भी सबके सामने आएगी और पूरे यकीन के साथ कहेगी कि आचू ऐसी ऊंची हरकत कभी नहीं कर सकता। लेकिन इस बार मंजर कुछ और ही था। शेन शी वई के चेहरे पर गहरी चिंता थी और उसकी भौहें तनी हुई थी। उसकी आंखों में अब रत्ती भर भी भरोसा नहीं बचा था। उसकी जगह एक गहरी मायूसी ने ले ली थी। उसने बहुत ही धीमी आवाज में बस एक सवाल पूछा, आचू क्या वाकई ये सुअर तुमने ही यहाँ भिजवाए हैं? शेन शीवई की उस एक बात ने तुम्हारे दिल में मौजूद प्यार की आखिरी उम्मीद पर जैसे बर्फ जैसा ठंडा पानी डाल दिया। तुमने अपने दांत बीचे और अपने अंदर उमड़ते हुए उस दुख और गुस्से को दबाते हुए भारी आवाज में पलटकर कहा, ये सुअर मैंने नहीं मंगवाए हैं। अगर मैं वाकई में जनरल झांग और उनके परिवार की बेइज्जती करना चाहता तो क्या मैं इतना बेवकूफ होता कि अपने असली नाम से ऑर्डर देता? लेकिन वो बूढ़ा जनरल गुस्से में इतना पागल हो चुका था कि उसने तुम्हारी एक बात नहीं सुनी। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारे जैसे एक सुअर काटने वाले के अलावा यह घटिया और नीच काम और कौन कर सकता है? जवानों, इसे पकड़ो और उन सुअरों के साथ ही कमरे में बंद कर दो ताकि इसे अपनी गलती का एहसास हो सके। इतना सुनते ही बॉडीगार्ड्स ने तेजी से आकर तुम्हारे कंधों को बुरी तरह जकड़ लिया। तुम्हारी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी और तुम लगातार शेन शीवई को घूर रहे थे। तुम्हारी आवाज में एक गहरी तड़प और लाचारी थी। शेन शीवई, क्या तुम एक बार भी सच जानने की कोशिश नहीं कर सकती? आखिर तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहती? तुम्हें इस तरह टूटते हुए देखकर शेन शीवई के नाखून उसकी अपनी हथेलियों में गड़ गए। उसकी आंखों में एक पल के लिए बेचैनी दिखी, लेकिन आखिर में उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया ताकि उसे तुम्हारी वो बेबसी न देखनी पड़े। तभी तुम अचानक शांत हो गए और तुमने तड़पना छोड़ दिया। तुम्हें अब समझ आ चुका था कि शेन शीवई के लिए तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी बेगुनाही की कोई कीमत नहीं है। शायद पूरी दुनिया के सामने तुम्हें जलील होते देखना ही उसका असली मकसद था। इसके बाद बॉडीगार्ड्स ने तुम्हें बड़ी बेरहमी से उन सुअरों के साथ एक कमरे में फेंक दिया। दरवाजा जोर से धमाके के साथ बंद हुआ और तुम्हारा शरीर सीधे जाकर दीवार से टकराया। एक चीर देने वाला दर्द तुम्हारे पूरे बदन में फैल गया। अभी तुम खुद को संभाल भी नहीं पाए थे कि तुम्हें फिर से कई बार जोरदार टक्कर मारी गई। आखिर में जख्मों से चूर होकर तुम बेहाल हालत में वहीं जमीन पर गिर पड़े। तुम्हारे कानों में जनरल जेंग की वो कड़वी बातें गूंज रही थी। उन्होंने कहा था कि सीवई पहले हावरान को पसंद करती थी। उसका ये कसाई पति न तो समझदार है और न ही उसे दुनियादारी की तमीज है। लू हावरान के सामने इसकी हैसियत जमीन और आसमान जैसी है। बेहतर होगा कि ये उसे तलाक दे दे और हावरान से शादी कर ले। तुम दर्द और बेहोशी की हालत में थे और पता नहीं कितना वक्त गुजर गया। तभी अचानक दरवाजा खुला और सेन सीवई अंदर आई। उसने तुम्हें सहारा देकर बाहर निकाला। उस वक्त तुम्हारा पूरा शरीर कीचड़ से लथपथ था और जख्मों से बुरी तरह छलनी हो चुका था। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए थोड़ा दर्द तो दिखा, लेकिन उसकी बातों में सिर्फ शिकायत थी। उसने कहा, आ क्यों? इस बार तुमने हद पार कर दी है। जनरल जेंग कोई मामूली इंसान नहीं है। उनके ताल्लुक हांगकांग के बड़े बड़े रईसों के साथ हैं और हम उनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। तुम्हें जनरल के गुस्से से बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें तलाक देने और लू हावरान से शादी करने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर तुम अपनी कमजोरी में भी जोर से हंस पड़े। तुम्हें समझ आ गया कि इस पूरी साजिश में तुम्हारे दादाजी तक को घसीट लिया गया है। सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि सीवई खुद यही अंजाम चाहती थी, लेकिन फिर भी वो सारा इल्जाम तुम्हारे सिर मढ़ रही थी ताकि वो पाक साफ बनी रहे। तुमने अपनी बची कुची आखिरी ताकत जुटाई और खुद को उसकी बाहों से झटक कलक कर लिया। तुमने कहा, ठीक है, तो फिर तुम्हें और लू हावरान को तुम्हारी आने वाली जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। शेन सीवई ये सुनकर एकदम सन्न रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये खबर सुनने के बाद तुम इतने शांत रहोगे। न तुम रोए, न चिल्लाए और न ही तुमने कोई सवाल किया, बल्कि उल्टा तुमने उसे दुआ दे दी। वो वहीं बुत बनकर खड़ी रह गई। जब तुम वहां से जाने लगे तो उसने घबराहट में तुम्हें आवाज दी, आ क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने एक ठंडी और बेरुखी भरी नजर उस पर डाली और मजाक उड़ाते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी के फंक्शन में हंगामा करने नहीं आऊंगा। सुनो। शेन शिखेवे के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वो तेजी से आगे बढ़ी और धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, शादी तो बस एक रस्म है। कानूनी तौर पर तुम अब भी मेरे पति हो।
तुम एक गहरी मुस्कान के साथ खामोश रहे। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पल पहले तुम्हें तलाक के कागज मिल चुके हैं। अब इस पल तुम उसके पति नहीं रहे थे। तभी दूर से कई लग्जरी गाड़ियां तेज रफ्तार में शोर मचाते हुए आईं और हवेली के बाहर रुक गईं। गाड़ियों के दरवाजे खुले और काले सूट पहने कई बॉडीगार्ड्स बाहर निकले, जिनके कोट पर हांगकांग के ये परिवार का लोगो साफ चमक रहा था। ये देखकर वहां मौजूद सारे रिश्तेदार दंग रह गए। सब कहने लगे, लगता है पुराने जनरल जहां की सच में बहुत पहुंच है। उन्होंने तो हांगकांग के किंग ऑफ गैम्बलिंग को भी बुला लिया। शेन परिवार के दादाजी खुशी से झूम उठे। उन्होंने तुम्हें झटके से एक तरफ धक्का दिया और शेन शिकेवे को इशारा करते हुए कहा, अभी भी वहां क्या खड़ी हो, जल्दी से हावरान को लेकर उनसे मिलने जाओ। शेन शिकेवे ने तुरंत लू हावरान का कॉलर ठीक किया और बड़े गर्व के साथ उसे लेकर आगे बढ़ी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन बॉडीगार्ड्स ने उन दोनों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और सीधे तुम्हारे सामने आकर रुक गए। उन सब ने झुककर तुम्हें सलाम किया और उनके लीडर ने गरजती हुई आवाज में कहा, बड़े मालिक हांगकांग में बड़े साहब आपको बहुत याद कर रहे हैं। उन्होंने हमें खास तौर पर आपको इज्जत के साथ घर वापस ले जाने के लिए भेजा है। पूरा ये परिवार बड़े मालिक का घर वापसी पर स्वागत करता है। ये शब्द सुनते ही पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। सबकी बोलती बंद हो गई। शेन परिवार के लोगों के चेहरे के भाव झटके में बदल गए। क्या उन्होंने सच में ये क्यों को बड़ा मालिक कहा, जिस इंसान को वो सालों से एक मामूली कसाई समझकर उसका मजाक उड़ा रहे थे? वो असल में महान और ताकतवर ये परिवार का बड़ा बेटा निकला। शेन शिकेवे की मुस्कान उसके चेहरे पर ही जम गई और उसे अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ लगने लगी। शादी के 3 साल हो चुके थे और उसे लगा था कि वो अपने इस पूर्व पति की नस नस से वाकिफ है। अगर वो सच में ये परिवार का बड़ा बेटा होता तो क्या रोज बाजार में मांस ढोता फिरता? तभी शेन परिवार का बुढ़ा सबसे पहले होश में आया। वो चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए आगे बढ़ा और हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप लोगों से कोई गलत फहमी तो नहीं हो रही? बुढ़े ने बड़े घमंड के साथ कहा, ये तो बस हमारे शेन परिवार का वो घर जमाई है जिसे हमने अभी अभी धक्के मारकर निकाला है। ये कोई हांगकांग के ये परिवार का बड़ा शहजादा नहीं है। लेकिन जैसे ही उन काले कपड़ों वाले बॉडीगार्ड्स ने घर जमाई शब्द सुना, उनके चेहरे गुस्से से जम गए। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, हमारे बड़े मालिक ने तुम्हारी शेन शिवेई को पसंद किया। ये तुम्हारे 7 जन्मों का पुण्य था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके साथ ऐसा बर्ताव करने की? बुढ़े का चेहरा सन्न रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक मामूली सा बॉडीगार्ड उससे इस लहजे में बात करेगा। वो अभी गुस्से में फटने ही वाला था कि तभी शेन शिवेई ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी भौहें तनी हुई थी और नजरें तुम पर टिकी थी। अक्यू, ये सब आखिर क्या चक्कर है? तुमने शिवई की तरफ एक नजर देखना भी गवारा नहीं किया। तुम्हारी आंखों में अब सिर्फ बेरुखी और ठंडी नफरत थी। 3 साल तक जो तुमने उनके लिए किया, उसके बदले तुम्हें सिर्फ धोखा और जिल्लत मिली। अब तुम्हारा दिल शेन शिवई से पूरी तरह भर चुका था। इस वक्त तुम्हारे मन में सिर्फ एक ही बात थी, इन घटिया लोगों से दूर अपने असली घर वापस जाना, जहां तुम्हारी कद्र हो। अजिन, चलो यहाँ से। तुम्हारी आवाज बिल्कुल शांत थी, पर उसमें एक ऐसा फैसला था जिसे कोई बदल नहीं सकता था। इतना कहकर तुम बिना पीछे मुड़े सड़क पर खड़ी काली में बैग कार में बैठ गए। ये परिवार के उस आलीशान काफिले को तेजी से जाते देख आंगन में खड़े सभी लोग पत्थर के बुत बन गए। सबके दिमाग सुन्न हो चुके थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। तभी पास खड़े लू हावरान ने दबी आवाज में कहा, शिवई, क्या तुम जाओ, अक्यू को समझाओ। वो पक्का अंदर से बहुत दुखी होगा। इसीलिए तुम्हें चिढ़ाने के लिए उसने ये एक्टिंग करने वाले लोग किराए पर बुलाए हैं। ये एक्टिंग शब्द सुनते ही शेन शिवेई की आंखों के सामने छाई धुंध एकदम साफ हो गई। उसने सोचा, अगर ये क्यों सच में हांगकांग सिटी का इतना बड़ा यंग मास्टर होता तो क्या वो 3 साल तक घर पर रहकर सुअर काटने और घर का काम करने के लिए तैयार होता? पक्का अभी जो लोग आए थे वो पैसे देकर बुलाए गए एक्टर्स थे, जिन्हें उसने सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए बुलाया था। ये सोचते ही शेन शिवेई की आंखों में जो थोड़ी बहुत हिचकिचाहट थी वो गायब हो गई और उसकी जगह धोखे की वजह से आए गुस्से ने ले ली। शेन परिवार के रिश्तेदारों ने जब लू हावरान की ये बात सुनी तो वो भी मजाक उड़ाने लगे। मुझे लगा था कि कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, पर ये तो सब उसका खुद का रचा हुआ नाटक निकला। रिश्तेदारों ने कहना शुरू किया, सीवे उस पर ध्यान मत दो, शादी ज्यादा जरूरी है। ऐसे मर्द बहुत नीच होते हैं। जब उन्हें अटेंशन नहीं मिलता तो वो ऐसे ही तमाशा करते हैं। जब उसका नाटक खत्म हो जाएगा तो वो खुद रोते हुए तुम्हारे पास वापस आएगा और भीख मांगेगा। खुद को बड़ा यंग मास्टर समझ रहा है। कितना मजाक है ये, उसे अपनी औकात देखनी चाहिए। सब लोग लगातार उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसे मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे थे। लू हावरान के चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान आई, लेकिन बाहर से उसने बहुत शरीफ और फिक्रमंद होने का नाटक किया। वो बोला, अक्यू शायद कुछ पल के लिए भटक गया होगा, इसीलिए उसने ये फैमिली का बड़ा यंग मास्टर बनने का नाटक किया। किस्मत से मेरे गॉडफादर मास्टर ये को जानते हैं। मैं जाकर उनसे कुछ बात करूंगा। ये मामला इतना गंभीर नहीं है। हावरान कितना समझदार है।
सीवई, तुम्हारी शादी हावरान से होना तुम्हारी खुशकिस्मती है। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और तुम्हें पूरी तरह बेकार बता रहे थे। ये तमाशा अभी के लिए रुक गया और शादी की गाड़ी फिर से होटल की तरफ चल पड़ी। लेकिन जैसे ही वो लोग शादी वाली जगह पहुंचे और बैंक्वेट हॉल का दरवाजा खोला, सबके होश उड़ गए। वो आलीशान और रोमांटिक सजावट वाला हॉल अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। टेबल और कुर्सियां चारों तरफ टूटी फूटी और बिखरी पड़ी थीं। वेडिंग केक के परखच्चे उड़ चुके थे। शैंपेन का टावर पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था और हर तरफ शराब बह रही थी। हे भगवान, ये सब किसने करे और कौन हो सकता है? पक्का ये चू की ही करतूत होगी। इतना घटिया और छोटा दिल आखिर और किसका हो सकता है? वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शेन शी वेई का चेहरा पतझड़ की काली रात से भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। तुमने तो वादा किया था कि तुम यहाँ आकर कोई तमाशा नहीं करोगे, लेकिन तुम न सिर्फ आए बल्कि तुमने सब कुछ इतनी बुरी तरह तहस नहस कर दिया कि अब सुलह की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। आखिरकार शेन शी वेई का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपना फोन निकाला और तुम्हें कॉल लगाया। उसे तुमसे सीधे पूछना था कि आखिर तुम चाहते क्या हो। फोन बजने ही वाला था कि तभी वहां से एक ठंडी और मशीनी आवाज आई। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। शेन शिवेई दंग रह गई। उसे समझ आ गया कि तुम जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहे हो। गुस्से से कांपती हुई आवाज और भिंचे हुए दांतों के साथ उसने ऑर्डर दिया, जाओ और उस ये छू को ढूंढकर मेरे पास लाओ। लू हाओरान उस मलबे के बीच खड़ा होकर ऐसा नाटक कर रहा था जैसे वो बहुत परेशान हो। शी क्या मेरी वजह से तुम्हें कोई दिक्कत हुई? अगर ऐसा है तो मुझे जाकर आचू से माफी मांग लेनी चाहिए। शेन शिवेई ने लू हाओरान का ठंडा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और अपनी आवाज थोड़ी नरम करते हुए कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही उसे ज्यादा लाड प्यार देकर बिगाड़ दिया है। अब उसे अपनी हदें समझ नहीं आती। लू हाओरान ने अपना सिर झुका लिया और अपनी नजरें नीची कर ली ताकि वो अपनी जीत की खुशी को दुनिया से छिपा सके। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। शेन शिवेई काफी देर तक रेस्ट रूम में इंतजार करती रही। तभी उसका असिस्टेंट घबराया हुआ वहां पहुंचा। मैडम शेन शिवेई उस वक्त फोन पर किसी नई पार्टी वेन्यू का इंतजाम करने में बिजी थी। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चल रही थी। उसने बिना सिर उठाए ही पूछा, क्या ये छू मिल गया? उसे पूरा यकीन था कि इस शहर में तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, इसलिए एक बार ढूंढने पर तुम तुरंत मिल जाओगे। लेकिन असिस्टेंट वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके पास कहने के लिए शब्द ही ना हो। मैडम वो सर कहीं नहीं मिल रहे। असिस्टेंट की ये बात सुनते ही शेन शिवेई के हाथ वहीं रुक गए। क्या कहा तुमने? असिस्टेंट ने सिर झुकाकर बड़े दुखी मन से कहा, हमने हर वो जगह छान मारी है जहां वो जा सकते थे। वो सब्जी मंडी जहां वो काम करते थे, वो सुपरमार्केट और कपड़ों की दुकानें जहां वो अक्सर जाते थे, और यहाँ तक कि वो पार्क भी जहां वो कभी कभी टहलने जाते थे। उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। शेन शिवेई की भौहें तन गई। ये क्यू का दायरा तो हमेशा से ही बहुत छोटा था। इन जगहों के अलावा आखिर वो और जा ही कहाँ सकता है? क्या तुमने ट्रेवल रिकॉर्ड्स चेक किए? एयरपोर्ट, हाई स्पीड ट्रेन, लॉन्ग डिस्टेंस बस, शहर से बाहर जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, क्या उन सब की तलाशी ली? असिस्टेंट का चेहरा और भी उतर गया। हमने सब चेक कर लिया है, लेकिन कहीं कोई ट्रैवल रिकॉर्ड नहीं मिला। सर तो जैसे हवा में गायब हो गए हैं। शेन शिवेई ने एक लंबी सांस ली। उसके दिल में अचानक एक अजीब सा डर बैठने लगा। वो एक जीता जागता इंसान है, भला ऐसे अचानक कैसे गायब हो सकता है? आज चाहे पूरा शहर छान मारना पड़े, पर उसे ढूंढ कर निकालो। असिस्टेंट की हिम्मत नहीं हुई कि वो पलट कर कुछ कहे। उसने सिर झुकाकर हाँ तो कह दी, लेकिन जाते जाते उसने दबी आवाज में एक सवाल पूछ लिया, मैडम क्या आपने कभी सोचा है कि सर सच में पुराने मिस्टर ये के पोते हो सकते हैं? ये कभी मुमकिन नहीं है। शेन शिवेई ने बड़ी सख्ती से उसकी बात काट दी। उसके लहजे में एक कड़वाहट थी। उसके साथ मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। दुनिया का कोई भी इंसान ये फैमिली का बड़ा वारिस हो सकता है, पर वो कभी नहीं। असिस्टेंट कुछ कहना चाहता था, पर फिर बात पीकर चुपचाप वहां से चला गया। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छाया गया। शेन शिवेई निडाल होकर सोफे पर गिर पड़ी। उसका मन बेचैनी से भरा हुआ था। उसे अब जाकर एहसास हुआ कि ये अजीब सी घबराहट उसी दिन से शुरू हुई थी जिस दिन से ये क्यों पूरी तरह बदल गया था। तभी लू हावरान बड़े आराम से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। धीरे से पूछते हुए लू हावरान दबे पांव शेन शिवेई के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, शिवेई क्या अभी तक अक्यू का कुछ पता नहीं चला? वो आगे सलाह देता है, अगर तुम कहो तो मैं अपने गॉडफादर से मदद मांगू। उनकी जान पहचान बहुत ऊपर तक है, शायद कोई सुराग मिल जाए। लेकिन शेन शिवेई तुरंत अपना सिर हिलाकर मना कर देता है और कहता है, जनरल झांग पहले से ही सरकारी कामों में बहुत बिजी हैं। इस छोटी सी बात के लिए उन्हें परेशान करना ठीक नहीं होगा। लू हावरान के चेहरे पर थोड़ी चिंता दिखती है। वो कहता है, पर अगर अक्यू की कोई खबर ही नहीं मिली तो? इस पर शेन शिवेई उसे झिड़कते हुए कहता है, अगर वो वाकई इतना काबिल है तो बेहतर होगा कि वो कभी वापस ही ना आए। मन ही मन शेन खुद को दिलासा देता है कि ये क्यों तो बस एक अकेला अनाथ है, मेरे बिना उसकी कोई औकात नहीं। अगर वो वापस सुअर काटने के अपने पुराने काम पर भी चला गया
तो भी अब उसे इस ऐशो आराम की आदत हो चुकी है। वो उस गंदगी और मेहनत वाली ज़िंदगी में कभी सेटल नहीं हो पाएगा। जैसे ही उसकी बेचैनी थोड़ी कम होती है और रात का अंधेरा छाता है, शेन सीवई के पास एक कसिनो का इनविटेशन लेटर आता है। उस पर साफ-साफ उसका और लू हावरान का नाम लिखा था। ये देखकर लू हावरान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो चहकते हुए कहता है, सीवई, पक्का ऑल डीए ने हमारी शादी की खबर सुनकर हमें हांगकांग में सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया है। अगर ऑल डीए का साथ मिल गया तो तुम्हारा बिजनेस रातों रात आसमान छूने लगेगा। शेन सीवई उस सुनहरे इनविटेशन कार्ड को देखता तो है, पर उसके चेहरे पर खुशी नहीं आती। उसके दिमाग में बार बार अकियू की ही इमेज घूम रही थी। वो सोच रहा था कि आखिर वो कहाँ छुपा है, क्या कर रहा है और वो वापस कब आएगा। इन्हीं उलझनों के साथ शेन सीवई और लू हावरान फौरन अपनी प्राइवेट जेट से रात को ही हांगकांग के लिए निकल जाते हैं, जहां हांगकांग के कसिनो की रातें रोशनी से जगमगा रही थीं। स्टाफ के पीछे पीछे दोनों एक अंधेरे वीआईपी प्राइवेट रूम के अंदर दाखिल होते हैं। वहां सामने वाली मेन सीट पर एक आदमी बैठा था जिसने काले रंग का सूट पहना था और चेहरे पर चांदी का मास्क लगा रखा था। अगले ही पल जैसे ही उसने वाइन ग्लास ऊपर उठाया, उसके हाथ पर एक हल्के के भूरे रंग का जन्म का निशान यानी बर्थमार्क दिखाई दिया। उसे देखते ही शेन सीवई की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने पहचान लिया कि वो निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने पहले देखा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वहां मौजूद डीलर ने फौरन आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और कहा, मिस शेन, मिस्टर लू, हमारे बड़े मालिक ने आप दोनों की शादी के बारे में सुना है, इसलिए उन्होंने खास तौर पर आप दोनों को यहाँ ताश खेलने और अपनी किस्मत आजमाने के लिए बुलाया है। शेन सीवई को एक झटका सा लगा। उसने फिर से उस नकाबपोश आदमी की तरफ देखा, लेकिन अब उसने अपना गिलास हटा लिया था और उस धुंधली रोशनी में वो निशान कहीं गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो वो सब उसकी घबराहट की वजह से कोई वहम था। शेन सीवई अभी भी सोच में डूबा था कि तभी लू हावरान ने धीरे से उसकी आस्तीन खींची और पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? शिन सीवई ने अपना सिर हिलाया और अपने दिल की हलचल को काबू में करते हुए सोचा कि जरूर उसने देखने में गलती की है। उसके सामने बैठा ये आदमी बेहद रईस और शाही लग रहा था, जिसके हाव भाव किसी बड़े जुआरी के पोते जैसे थे। ये उस मामूली से ये क्यों जैसा बिल्कुल नहीं हो सकता था। आखिरकार खुद को संभालते हुए उसने शांत आवाज में पूछा, तो बताइए, आपके बड़े मालिक ये गेम कैसे खेलना चाहते हैं? वो नकाबपोश आदमी मेज पर रखे चिप्स से खेलने लगा, जिससे उनके टकराने की खनक साफ सुनाई दे रही थी। तभी डीलर ने सीधे खड़े होकर बताया, हमारे बड़े मालिक आप दोनों के साथ एक गेम खेलना चाहते हैं जिसका नाम है सीक्रेट्स का ऑक्शन यानी रहस्यों की नीलामी। सीक्रेट्स की नीलामी, ये सुनकर शेन सीवई और लू हावरान एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। डीलर ने तुरंत चिप्स की 2 ढेरियां उठाई और बस बस चिप्स उन दोनों के सामने रख दिए। उसने आगे कहा, बड़े मालिक के पास आप लोगों से जुड़े कई राज हैं जिन्हें वो एक एक करके सबके सामने लाएंगे। आपको बोली लगाकर उन्हें खरीदना होगा। नियम सीधा था, जिसके पास राज है वो चाहे तो उसे अपने तक सीमित रख सकता है या फिर सबके सामने जाहिर कर सकता है। अब खेल आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। पहला राज खुद बड़े साहब यानी लू हावरान के बारे में ही था। गुआन की बात खत्म होते ही लू हावरान ने बड़ी फुर्ती से अपनी पहली चिपाक बढ़ा दी। उसका अंदाज एकदम सदा हुआ और बेबाक था। उसने हाथ बढ़ाकर सीलबंद पर्ची ली, उसे खोला और सबके सामने पढ़ने लगा। राज ये था कि बड़े साहब के घर में पहले एक पालतू कुत्ता हुआ करता था जिसका नाम वोंग चाई था। ये सुनकर कमरे का तनाव भरा माहौल थोड़ा हल्का हो गया। इसके बाद आए अगले कुछ राज भी लगभग एक जैसे ही थे, बस छोटी मोटी और बेमतलब की बातें। इनमें सबसे बड़ी खबर बस इतनी थी कि फिल्म इंडस्ट्री का कोई बड़ा एक्टर एक साथ कई लड़कियों को डेट कर रहा था। शेन शिवई की दिलचस्पी अब इस खेल से खत्म होने लगी थी और उसका दिमाग बार बार ये क्यों की यादों में खो रहा था। तभी अचानक गुआन ने मेज पर एक फोटो रखी और माहौल फिर से गर्म हो गया। उसने कहा कि ये राज मिस्टर लू से जुड़ा है। ये सुनते ही लू हावरान के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे कुछ अनहोनी होने का एहसास हुआ। उसने अनजाने में चिप की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि वो इस राज को खरीद कर दबा सके, लेकिन तभी उसकी नज़र सेन सिवई पर पड़ी और उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसे लगा कि अगर वो खुद ही अपने राज की बोली लगाएगा तो इससे साफ जाहिर हो जाएगा कि उसके मन में चोर है और वो डरा हुआ है। वैसे भी उसे पूरा भरोसा था कि उस जुए के राजा यानी गैम्बलिंग किंग के पोते के पास उसके खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो उसे नुकसान पहुंचा सके। सेन सिवई ने लू हावरान की हिचकिचाहट को भांप लिया था। उसने लू की तरफ गौर से देखते हुए बड़े ही खोजी लहजे में पूछा, मिस्टर लू, अगर आप नहीं चाहते कि ये बात मुझे पता चले तो मैं इस पर बोली नहीं लगाऊंगा। लू हावरान ने अपनी घबराहट छुपाने के लिए तुरंत चेहरे पर एक मुस्कान लाई और सिर हिलाते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम शौक से बोली लगाओ। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मुझे छुपाना पड़े और ना ही मुझे तुम्हारे जानने से कोई डर लगता है। वहां मुख्य कुर्सी पर बैठे उस आदमी ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जिसे कोई भांप नहीं पाया। उसे अच्छी तरह पता था कि अब यहाँ तबाही मचने वाली है और एक बड़ा तूफान आने वाला है।
शेन सीवेई ने बिना देर किए एक चिप निकाली और बड़े ही गंभीर अंदाज में उसे है गुआन की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही उसने वो फोटो हाथ में ली, पहले तो उसने बस हल्की सी भौं सिकोड़ी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र फोटो की बारीकियों पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। शेन शिवे का चेहरा गुस्से से तमतमाया देख लू हावरान की धड़कनें तेज हो गईं और उसने अनजाने में ही पूछ लिया कि आखिर फोटो में ऐसा क्या है। शेन शिवे ने अपने होठों को जोर से भींचा और फोटो को सीधा टेबल पर पटकते हुए चिल्लाकर कहा, लू टीचर, मुझे आपसे इस बात की सफाई चाहिए। जैसे ही लू हावरान की नज़र फोटो पर पड़ी, उसकी आंखों की पुतलियां डर के मारे सिकुड़ गईं। उस फोटो में उसके और एक सुअर फार्म के मालिक के बीच हुई चैट का पूरा रिकॉर्ड था। उसने दर्जन भर से ज़्यादा जिंदा सुअरों का ऑर्डर दिया था और ख़ास तौर पर यह शर्त रखी थी कि एक नेम प्लेट लटकी होनी चाहिए। अल्लू हार सूसके के गले में एक नेम की कोशिश कर ही रहा था कि तभी गुआन ने बेहद ठंडे लहजे में एक और बात जोड़ दी। ये सुनते ही सेन सीवे का चेहरा और भी ज़्यादा खौफनाक हो गया। लू हावरान हड़बड़ाते हुए आगे बढ़ा और बोला, शिवे मेरी बात सुनो, ये वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मैं सब सच बता सकता हूँ। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही अगले ही पल ही गुआन ने टेबल पर एक वॉइस रिकॉर्डर रख दिया और कहा, अगला राज भी मिस्टर लू से ही जुड़ा है और इसमें तो सेन मिस की माँ का भी जिक्र है। ये सुनते ही सीवे के दिमाग में जैसे जोर का धमाका हुआ और उसे लगा जैसे उसके सिर पर बिजली गिर पड़ी हो। उसकी आंखों की पुतलियां फटी की फटी रह गईं और उसके शरीर से निकलने वाली दहशत इतनी ठंडी थी कि पूरा माहौल जैसे जम सा गया। उसके पूरे परिवार का वो भयानक कत्लेआम उसके दिल पर एक ऐसा जख्म था जिसे वो कभी नहीं भूल सकती थी। पिछले कई सालों से सेन से सीवे ने बड़ी मुश्किल से उन काली यादों को अपने दिल की गहराइयों में दबा कर रखा था, पर उसने सपने भी नहीं सोचा था कि आज कोई उसे ये बताएगा कि लू हावरान और उसकी माँ के बीच भी कोई ऐसा गहरा राज छिपा है जिसके बारे में दुनिया को खबर तक नहीं। और बस इसी पल में सब कुछ बदल गया। बीच में खड़े लू हावरान के चेहरे का खून जैसे सूख गया और वो एकदम बेजान सा दिखने लगा। अब और टाल मटोल ना करते हुए उसने अपने कांपते हाथों से मेज पर रखे सारे चिप्स एक साथ आगे बढ़ा दिए। वो बड़ी घबराहट में बोला, शिवे, मैं आसमान की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन ये रात तुम मत देखो, इसी में सबकी भलाई है। ये सुनकर सेन सीवे की आंखों में एक अजीब सी गहराई और बर्फ जैसी ठंडक छा गई। उसने सीधे लू हावरान की आंखों में देखते हुए पूछा, लू सर, क्या आपको ये राज पहले से ही पता है? लू हावरान ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके गले से एक शब्द भी नहीं निकला। तभी चिप्स के टकराने की तेज और चुभने वाली आवाज आई और शेन शिवे ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पास मौजूद सारे चिप्स आगे कर दिए। क्योंकि उसने पहले की बोलियों में हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए उसके पास लू हावरान से की ज्यादा चिप्स थे। अब इस खेल का फैसला हो चुका था। लू हावरान पूरी तरह बौखला गया और दहाड़ते हुए बोला, शिवे नहीं, हमें ये सब नहीं देखना, चलो अभी घर वापस चलते हैं प्लीज। वो पागलों की तरह शिवे को रोकने के लिए उसकी तरफ झपटा, लेकिन शिवे ने उसे जोर से पीछे धक्का दे दिया। लू हावरान सीधा ठंडे फर्श पर जाकर गिरा और दर्द के मारे वहीं सिमट गया। उसके मुंह से कराने की धीमी आवाजें आ रही थी, लेकिन शिवे का ध्यान अब सिर्फ और सिर्फ सच जानने पर था। उसने मेज पर रखे रिकॉर्डिंग पेन को झपट लिया और फौरन प्ले बटन दबा दिया। रिकॉर्डिंग में से शिवे की माँ की आवाज आई, हावरान, मैं तुम्हें पसंद तो करती हूँ, लेकिन आखिर तुम मेरे पति के दोस्त हो। इस एक पल में शिवे का दिल जैसे जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि वो आवाज उसकी अपनी माँ की ही थी। तभी रिकॉर्डिंग में लू हावरान की कांपती हुई आवाज फिर से सुनाई दी, मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर मैं अपने दिल को नहीं रोक सकता। बस तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अब उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। कमरे का माहौल एकदम भारी हो गया था और शेन सिवेई के दिमाग में जैसे सीटियां बज रही थी। उसने रिकॉर्डिंग पेन को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे, मानो वो अभी उस पेन को मसल देगी। तभी लू हावरान की भारी आवाज गूंजी, मुझे समाज की परवाह नहीं है और तुम भी ज्यादा मत सोचो। इसके ठीक बाद किसी चीज के रगड़ने और कपड़ों की सरसराहट की आवाज आने लगी। ये सुनते ही सेन सिवेई की सांसें जैसे रुक सी गईं और उसकी आंखों के सामने उसका पूरा संसार उजड़ने लगा। इतने सालों से वो अपनी माँ को ही अपना घर बर्बाद करने वाली मानती आई थी। उस नफरत ने उसे कई दिनों और रातों तक अंदर ही अंदर खाया था, पर आज उसे पता चला कि असली गुनहगार कोई और भी था। सेन सिवेई की आवाज कांप उठी, लू हावरान, तुम तो हमेशा यही कहते थे ना कि मेरी माँ ने उस वक्त तुम्हें नशीली दवा दी थी। लू हावरान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो पागलों की तरह रिकॉर्डिंग पेन छीनने के लिए झपटा, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उससे इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि वो हिल तक नहीं पाया। तभी ये गुआन की शांत लेकिन डरावनी आवाज गूंजी, मिस्टर लू, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। लू हावरान का हौसला पूरी तरह टूट गया। उसने झटके से अपना सिर घुमाया और उसकी नजरें सीधे मेन सीट पर बैठे उस आदमी पर जाकर टिक गई। वो चिल्लाया, आखिर तुम कौन हो? मुझे क्यों बर्बाद करना चाहते हो? लेकिन उस आदमी ने बस लापरवाही से अपने होठों पर एक मुस्कान लाई। उसकी आंखों में कोई हलचल नहीं थी, जैसे ये सारा तमाशा उसके लिए बस एक छोटा सा मनोरंजन हो और उसे कोई फर्क ना पड़ता हो।
है गुआन फिर से बोला। हमारे बड़े मालिक के पास एक आखिरी सीक्रेट है। यह सीक्रेट मिस सेन के पिता की मौत की सच्चाई के बारे में है। इसकी शुरुआती बोली 10 चिप्स है। अगर किसी ने बोली नहीं लगाई तो बड़े मालिक इसे यहीं सबके सामने प्ले कर देंगे और सबको सच जानने का मौका मिलेगा। यह सुनते ही लू हावरान का पूरा शरीर कांपने लगा और उसने घबराहट में अपने बचे हुए 5 चिप्स बाहर निकाल दिए। वो सब कुछ गुआन के सामने धकेल देता है और उसकी आवाज़ किसी टूटते हुए बांस की तरह कांप रही होती है। वो चिल्लाकर कहता है, मुझे ये राज चाहिए, मुझे ये हर हाल में हासिल करना ही होगा। गुआन अपनी भौहें चढ़ाता है और कहता है, मिस्टर लू, आपका दांव अभी भी आधा कम है। फिर वो अपनी बात बदलते हुए कहता है, लेकिन कैसीनो के नियमों के मुताबिक शरीर के अंगों के बदले भी चिप्स मिल सकते हैं। क्या आप अपनी एक उंगली देने के बारे में सोचेंगे? ये सुनते ही लू हावरान के पैर कांपने लगते हैं और वो लगभग घुटनों के बल गिर ही जाता। अगर बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ा ना होता तो वो कब का जमीन पर ढेर हो गया होता। अपनी आखिरी उम्मीद लगाते हुए वो पूरी ताकत से चिल्लाता है, मैं जनरल झांग का गॉडसन हूँ। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन गुआन सीधे हंसने लगता है और कहता है, जनरल झांग का रुतबा बड़ा होगा, लेकिन ये हांगकांग है। गैम्बलिंग किंग के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। मिस्टर लू, वक्त कम है, जल्दी फैसला कीजिए। जब लू हावरान इस मुश्किल में फंसा होता है तभी शेन सीवेई और इंतजार नहीं कर पाती। वो फौरन टेबल से स्विस नाइफ उठाती है और अपनी उंगली काटने के लिए आगे बढ़ती है। लू हावरान उसे रोकने के लिए झपट्टा मारता है। उसे अच्छे से पता था कि अगर शेन सीवेई को ये राज पता चल गया तो शादी तो दूर की बात, उसका यहाँ से जिंदा निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। यही सोचकर लू हावरान चाकू छीन लेता है और खुद की उंगली पर गहरा जख्म दे देता है। सेन सीवेई उसे खुद को चोट पहुंचाते हुए देखती है और उसके मन की बची कुची उम्मीद भी पूरी तरह खत्म हो जाती। अब उसके अंदर सिर्फ एक कड़वाहट और सन्नाटा था। वो समझ जाती है कि अगर ये इस राज के बाहर आने से इतना डर रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि उसके पिता की मौत में इसी का हाथ है। लू हावरान अपने खून से लथपथ हाथ को कसकर दबाते हुए कमजोर आवाज में कहता है, अब तो मुझे वो राज दे दो। तभी सामने ऊंचे पद पर बैठा वो आदमी एक अजीब सी मुस्कान देता है। चेहरे पर एक खूंखार मुस्कान के साथ उसने बिना किसी देरी के प्ले बटन दबा दिया। रुको, लू हावरान की आंखें फटने को थी। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि उंगलियों के बदले चिप्स मिलेंगे? मैंने अपनी उंगलियां काट दी हैं, तुम अब मेरे साथ बेईमानी नहीं कर सकते। गुआन ने बड़े ही शांत और धीमे अंदाज में जवाब दिया, मिस्टर लू, शायद आपने ठीक से सुना नहीं। एक उंगली के बदले सिर्फ एक चिप मिलता है और इस राज को खोलने के लिए पूरे 10 चिप्स की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि आपको अभी 4 और उंगलियां काटनी पड़ेंगी। यह सुनते ही लू हावरान का दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। वो पागलों की तरह दहाड़ने लगा, धोखेबाज, तुम सब के सब धोखेबाज हो। उसकी इस चीख पुकार के बीच पीछे लगी बड़ी स्क्रीन अचानक जल उठी। उस पर एक पुराना सीसीटीवी फुटेज धीरे धीरे चलने लगा। यह वीडियो शेन झिवेई के घर का था। पुराना होने की वजह से वीडियो की क्वालिटी थोड़ी खराब थी, लेकिन फिर भी साफ दिख रहा था कि फ्रेम में मौजूद 2 लोग कोई और नहीं बल्कि शेन के पिता और लू हावरान थे। तुमने ऐसा क्यों किया? शेन के पिता की आंखें गुस्से से लाल थी और वह लू हावरान को घूर रहे थे। क्या हम भाई नहीं थे? तुम्हें बहलाने फुसलाने के लिए और कोई नहीं मिला था जो तुमने वांग शू को ही चुना। तुम अच्छी तरह जानते थे कि मुझे अपनी जिंदगी में किसी तीसरे इंसान से कितनी नफरत है। मैं इस चीज से नफरत करता हूँ। लू हावरान ने सीने पर हाथ बांध लिए और उसकी आंखों में ऐसी कड़वाहट और नफरत थी जिसे देखकर स्क्रीन के सामने खड़ी शेन झिवेई को वह आदमी बिल्कुल पराया महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वह इस इंसान को कभी जानती ही नहीं थी। लू हावरान बोला, क्योंकि मुझे आज तक यह समझ नहीं आया कि जब मैं तुमसे ज्यादा जवान और काबिल हूँ तो वांग शू जैसी औरत से तुम्हारी शादी क्यों हुई और मेरी क्यों नहीं? उसके बगल वाली जगह मेरे लिए ज्यादा सही थी, है ना? उसकी इस बदतमीजी और घमंड ने शेन के पिता के सब्र का बांध तोड़ दिया। वो गुस्से से आग बबूला हो गए और अचानक अपना हाथ उठाकर लू हावरान के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। लू हावरान, क्या तुझे लगता है कि मैं तुझे अभी के अभी जान से नहीं मार सकता? मैं तुझे अभी देखते हैं मेरी बीवी को हाथ लगाने की हिम्मत कौन करता है और उसका क्या अंजाम होता है। लेकिन लू हावरान डरने के बजाय और भी बदतमीज हो गया और पागलों की तरह हंसने लगा। उसने कहा, हिम्मत है तो आगे आओ। वैसे भी तुम्हारी बीवी तो पहले से ही मुझ पर मरती है और तुम्हारी बेटी मुझे ही अपना इकलौता सहारा मानती है। अगर तुमने मेरा एक बाल भी बांका किया तो पता नहीं वो दोनों तुम्हें कभी माफ करेंगी भी या नहीं। जैसे ही उसने ये बात कही, शेन के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं और उन्होंने बिना सोचे समझे मेज पर रखा फलों वाला चाकू उठाया और लू हावरान पर हमला कर दिया। ठीक उसी पल
एक साया अचानक उन दोनों के बीच में आ गया। शेन की मां ने अपनी जान दांव पर लगाकर लू हावरान को बचा लिया और वो चाकू सीधा उनके सीने में जा लगा। अपनी पत्नी को जमीन पर गिरते देख शेन के पिता घबरा गए। वो मदद के लिए चिल्लाते हुए भागे, लेकिन जल्दबाजी में उनका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। खून से लथपथ शेन की मां ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर कांपते हाथों से लू हावरान की तरफ इशारा किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा, हावरान मुझे बचा लो। लेकिन लू हावरान ने मदद करने के बजाय पीछे कदम खींच लिए और बोला, सॉरी, मुझे किसी अमीर खानदान की औरत से शादी करनी थी, पर जरूरी नहीं कि वो तुम ही हो। सीवई मुझे पसंद करती है और जब वो बड़ी हो जाएगी तब ये सब कुछ मेरा होगा। सीसीटीवी फुटेज का वीडियो इसी डायलॉग पर खत्म हो गया और स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। ये सब देखकर शिवई जैसे सुन पड़ गई, मानो उसकी जान ही निकल गई हो। लू हावरान जमीन पर गिरकर बुरी तरह कांपने लगा और बेतुकी बातें करते हुए माफी मांगने लगा। शिवई, मुझसे गलती हो गई, मुझे सच में माफ कर दो। शिवई ने धीरे से अपनी नजरें लू हावरान की तरफ घुमाई। उसकी आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ मचाने वाली नफरत थी। उसे अब समझ आ गया था कि उसके माता पिता की मौत कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि इस पूरी बर्बादी की जड़ उसके सामने खड़ा यही इंसान था। वो धीरे धीरे लू हावरान की तरफ बढ़ता है और उसके पास झुककर अपनी उंगलियों से उसका गला जोर से भींच लेता है। उसकी उंगलियों की पकड़ इतनी मजबूत थी जैसे कोई धमाका होने वाला हो। वो कहता है, लू सर, मैंने आप पर इतना भरोसा किया था, आपको अपना इकलौता सहारा माना था, फिर आपने मुझे धोखा क्यों दिया? आखिर क्यों? लू हावरान का दम घुटने लगता है, उसका चेहरा लाल पड़ चुका है, आंखें बाहर की ओर निकल रही हैं और उसकी सांसें एकदम कमजोर पड़ जाती हैं। ठीक उसी वक्त मेन सीट पर बैठा वो आदमी जो अब तक खामोशी से ये सब देख रहा था, अपनी जगह से उठकर जाने लगता है। तभी शेन शिवई अचानक होश में आता है और तेजी से पलटकर उस आदमी से चिल्लाकर सवाल करता है, तुम कौन हो? तुम्हें ये सब कैसे पता चला? आखिर तुम चाहते क्या हो? वो आदमी अपने कदम रोकता है, धीरे से पीछे मुड़ता है और अपने चेहरे से नकाब हटा देता है। अचानक एक जाना पहचाना चेहरा सामने आता है, आचू। शेन शिवई की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अपनी जगह पर किसी पत्थर की मूर्ति की तरह जम जाता है और उसका दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, आचू अपनी नजरें फेर लेता है और वहां से चला जाता है। पीछे रह जाती है तो बस उसकी एक परछाई। शेन शिवई काफी देर तक उस खाली जगह पर खड़ा रहता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है। जब उसे इस बात का एहसास होता है कि वो इंसान जिसके साथ उसने पिछले 3 साल बिताए थे असल में गैम्बलिंग किंग यानी जुए के बादशाह का पोता है, तो उसे चक्कर आने लगते हैं। अब समझ आया कि तुम अचानक जिंग सिटी से कैसे गायब हो गए और तुम्हारा कोई नामो निशान तक नहीं मिला। तुम्हारी जैसी ऊंची पहचान के साथ भला ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकते? लेकिन आखिर तुमने एक मामूली कसाई का भेष क्यों बनाया? क्यों तुम जिंग सिटी में एक साधारण इंसान बनकर मेरे साथ 3 साल बिताने के लिए तैयार हो गए? कसीनो की रात नियन लाइट्स की चमक में किसी सपने जैसी लग रही थी। जैसे ही रात के 12 बजे सारे खेल रुक गए और वहां का शोर धीरे धीरे कम होने लगा, तभी वो शख्स जिस पर सबकी नजरें टिकी थी, ये झेंगनान बहुत ही शान के साथ महफिल में कदम रखता है। उसके सिर के बाल भले ही सफेद हो चुके हैं, लेकिन उसका रुतबा और जोश आज भी वैसा ही है। उसे देखते ही सबकी बोलती बंद हो जाती है और किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसकी आंखों में आंखें डाल सके। वो चारों तरफ देखता है और अपनी भारी और दमदार आवाज में कहता है, आज मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरा पोता ये क्यों वापस लौट आया है और अब से हमारे परिवार का पूरा बिजनेस और सारी जायदाद वही संभालेगा। तभी चकाचौंध भरी लाइटों के बीच शानदार लिबास पहने ये क्यों बड़े ही आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर आता है। वो अपने दादाजी को गले लगाता है और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच माइक हाथ में लेकर साफ लफ्जों में कहना शुरू करता है, पिछले 3 सालों से मैं अपनी असली पहचान छिपाकर बीजिंग शहर में एक मामूली इंसान की तरह रह रहा था। वहां मैंने शादी की और अपना घर भी बसाया। ये सुनते ही वहां मौजूद लोगों में खलबली मच जाती है। लोग धीरे धीरे कानाफूसी करने लगते हैं कि आखिर वो खुशकिस्मत लड़की कौन होगी जिसने इतने बड़े बिजनेस टाइकून के पोते से शादी कर ली। उसकी तो किस्मत ही चमक गई। उनकी बातें सुनकर ये क्यू के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ जाती है। वो कहता है, मुझे लगा था कि अगर मैं अपनी दौलत और रुतबा छोड़कर एक आम आदमी बन जाऊंगा तो मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो मुझसे सच्चा प्यार करे, लेकिन अफसोस मेरी सादगी के बदले मुझे सच्चा प्यार नहीं बल्कि सिर्फ धोखा और बेवफाई मिली। वो आगे कहता है, मैंने खुद से वादा किया था कि अगर वो 3 साल के इस इम्तिहान में खरी उतरी तो मैं अपनी कंपनी के शेयर उसके नाम कर दूंगा ताकि वो इस शहर में मजबूती से खड़ी हो सके। लेकिन अब वो सब एक अधूरा सपना बनकर रह गया है। आज से मैं ये ग्रुप की पूरी कमान संभाल रहा हूँ और अपनी तकदीर का फैसला अब मैं खुद करूंगा। अपनी बात खत्म करते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक और मजबूती होती है। वो कहता है, भले ही मुझे प्यार न मिला हो, लेकिन मैं ये क्यों
अब किसी से भी पीछे नहीं रहूंगा और अपनी जिंदगी को सबसे शानदार बनाकर दिखाऊंगा। स्टेज के नीचे तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी और ये खबर पूरे इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ हेडलाइंस तक हर जगह बस यही छाया हुआ था। मीडिया पागलों की तरह इस खबर को शेयर कर रही थी कि कैसे गैम्बलिंग किंग का पोता प्यार की खातिर अपनी पहचान छुपाकर एक मामूली कसाई बना रहा। उसने प्यार के लिए सारी जिल्लत सही, धोखा सहा और आज जब सच्चाई सामने आई है तो पूरा हांगकांग दंग रह गया है। वहीं शेन परिवार अब पछतावे में आंसू बहा रहा है। शेन परिवार की लाडली बेटी अपनी जिद में अंधी हो गई थी। उसने गैम्बलिंग किंग के पोते को ठुकराकर एक शादीशुदा आदमी को अपना प्यार बना लिया। यह सारा मंजर किसी ड्रामे जैसा लग रहा था। पिछले 3 सालों से शेन परिवार ने जिसे हर तरह से परेशान किया और नीचा दिखाया, आज उसी की हकीकत जानकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही यह खबर फैली सबसे पहले शेन दादाजी के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत शेन शिवेई को फोन लगाया और गुस्से में चीखते हुए उस पर बरस पड़े। दादाजी ने दहाड़ते हुए कहा, शेन शिवेई, आखिर तूने यह क्या कर दिया? ये कि ये परिवार का बड़ा वारिस है और तुझे 3 साल में इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। आज पूरा हांगकांग हमारे परिवार की नालायकी पर हंस रहा है। मैं तुझे साफ कह रहा हूँ, चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े, उस ये क्यू को वापस मांग कर ला, वरना इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। हांगकांग के इस हंगामे के बीच शेन शिवेई बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसकी हालत एक भटकती हुई रूह जैसी हो गई थी। उसके दिमाग में बार बार पुराने दिनों की यादें आ रही थी। वह सादा लेकिन सुकून भरा वक्त जो उसने ये क्यू के साथ बिताया था। उसे याद आया कि जब भी वह देर रात काम से थककर घर लौटती तो ये क्यू सबसे पहले उसे गले लगाता और उसके माथे पर प्यार से चूमता था। एक बार उसने यूं ही कह दिया था कि उसे दादी के हाथ का बना हुआ मीट खाना है, तो ये क्यू ने पूरी दोपहर किचन में बिता दी। गरम तेल की छींटों से उसके हाथों पर लाल निशान पड़ गए थे। फिर भी वह अपनी चमकती आंखों के साथ मुस्कुराते हुए पूछ रहा था, क्या यह सच में टेस्टी बना है? जब भी वह काम की वजह से थक जाती तो ये क्यू देर रात तक उसके जरूरी पेपर्स और फाइलें सुलझाने में मदद करता था। उसके हर मैसेज का जवाब वो पलक झपकते ही देता था, चाहे वो कितना भी बिजी क्यों ना हो। उसने कभी उसे एक सेकंड भी इंतजार नहीं कराया। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। भले ही तुम उसे जान से ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन आखिर में तुमने उसे कोई मौका नहीं दिया। तुमने उसके सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया और यहाँ तक कि अपने आदमियों को साफ आदेश दे दिया कि उस पर 24 घंटे नजर रखें और उसे अपने पास भटकने भी न दे। जो सुकून और गर्माहट कभी उसके बेहद करीब थी, आज वो एक दूर चमकते चांद जैसी हो गई है जिसे पाना नामुमकिन है। सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात तो यह है कि वो चांद कभी सिर्फ और सिर्फ उसका ही था। शेन शिवेई ने पूरे 2 महीनों तक हांगकांग शहर में तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन तुम कभी सामने नहीं आए। फिर एक दिन जब वो खाना खा रही थी तो उसकी मुलाकात तुम्हारे उसी असिस्टेंट से हुई जो कैसीनो का काम संभालता है। उसे देखकर शेन काफी हैरान थी। वो आदमी खुद उसके पास चलकर आया और बोला, मिस शेन, क्या हम बात कर सकते हैं? वो उसके सामने बैठ गया और बड़े आराम से एक कप गर्म चाय डाली। उसने कहा, मैं यंग मास्टर के साथ पिछले 20 सालों से हूँ। ये लाओ के अलावा उन्हें मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये सुनकर शेन शिवेई ने घबराहट में अपनी मुट्ठियां भींच ली। असिस्टेंट ने आगे बताया, उन्हें सफाई पसंद है, लेकिन वो नखरेबाज बिल्कुल नहीं है। बचपन में जब वो कीचड़ में गिर जाते थे तो बस धूल झाड़कर उठ खड़े होते और मुस्कुरा देते थे। उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन जब बात प्यार और इमोशंस की आती है तो वो एक ब्लाइंड बॉक्स की तरह है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। जब भी कोई औरत उन्हें दुख पहुंचाती, वो खुद को कई दिनों तक कमरे में बंद कर लेते, लेकिन फिर भी अपनी सबसे कीमती चीज न्यौछावर करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। उसने एक गहरी सांस ली और शेन शिवेई की आंखों में देखते हुए कहा, मिस शेन, आपको अंदाजा भी नहीं है कि यंग मास्टर आपसे किस हद तक प्यार करते हैं। वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपके लिए खुद को चकनाचूर करने तक को तैयार थे। ये सब सुनकर शेन शिवेई को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर किसी कुंद चाकू से बार बार वार किया जा रहा हो। असिस्टेंट ने अतीत के पन्नों को खोलना जारी रखा और कहा, जब वो पहली बार बीजिंग आया था तो मुझे भी उसकी फिक्र थी। मैंने चुपके से उसका पीछा किया और देखा कि वो सब्जी मंडी के पास एक चंद मीटर के छोटे से कमरे में रहता था, सिर्फ तुम्हारे हाई प्रोफाइल सर्कल में फिट होने के लिए। वो उन इवेंट्स और पार्टियों में जाता रहा जिनमें उसे रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे ताने मारे, पर वो बस मुस्कुरा देता था और कभी किसी से नहीं उलझा। असिस्टेंट आगे बोला, चाहे उसके साथ कितनी भी बड़ी नाइंसाफी क्यों ना हुई हो, तुम्हें देखते ही उसके चेहरे से उदासी के बादल छंट जाते थे। उसने अपना सारा दर्द अपने दिल की गहराइयों में दबा लिया, लेकिन अफसोस, आखिर में वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। शेन शिवेई ने अपना सिर झुका लिया। उसे इतना तेज दर्द महसूस हुआ कि उसकी सांसें अटकने लगी। उसने एक गहरी सांस ली और कांपती हुई आवाज में कहा, यह सब मेरी गलती है। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया।
उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया और उसके गले से एक रूह कंपा देने वाली सिसकी निकली। मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी उसे खुश करने में बिता दूंगी, बस वो मुझे एक आखिरी मौका दे दे। उस आदमी ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, मिस सेन, बड़े साहब ने आपको पहले ही अनगिनत मौके दिए थे। अगर इन 3 सालों में आपने एक बार भी पीछे मुड़कर उसे गौर से देखा होता तो आज आपकी ये हालत नहीं होती। इतना कहते ही उसके बात करने का लहजा बदल गया। मैं आज आपको ये बताने आया हूँ कि अगर आप अभी बीजिंग वापस नहीं लौटी तो बड़े साहब शेन ग्रुप को पूरी तरह तबाह कर देंगे और फिर आप कभी सिर नहीं उठा पाएंगी। ये बात सुनते ही शेन सिवेई का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, जैसे किसी ने उसे बर्फीले तहखाने में धकेल दिया हो। उसने झटके से अपना सिर उठाया। उसके होंठ थरथरा रहे थे, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो दर्द उसकी हड्डियों के पोर पोर से रिस रहा था और उसे अंदर ही अंदर निगल रहा था। तभी पास की टेबल पर बैठे एक कपल की बातें उसके कानों में पड़ी। अरे सुना तुमने, जुए के बादशाह यानी गैम्बलिंग किंग का पोता वापस आ गया है। उसे डेट करने वालों की तो अब लंबी लाइन लगने वाली है। हाँ, पर उसने एक को भी भाव नहीं दिया। तभी दूसरे ने बात काटी और कहा कि उसके जैसे इंसान के लिए ये सब इग्नोर करना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन ली परिवार की बड़ी बेटी इस बार पूरे तेवर में थी और उसने सरेआम ऐलान कर दिया कि वो उसे पाकर ही रहेगी। पर उसे क्या पता था कि उसकी ये बातें शेन शिवेई के सब्र का बांध तोड़ देंगी। शेन शिवेई अचानक अपनी जगह से खड़ी हुई और सीधा उस टेबल की तरफ झपटी। उसकी आवाज में एक अजीब सा पागलपन था जिसने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने चिल्लाकर कहा, ये क्यों का अभी तलाक नहीं हुआ है, उसकी अभी भी एक पत्नी है, इसलिए तुम लोगों का वहां कोई चांस नहीं है। तभी अचानक शेन शिवेई का फोन जोर जोर से बजने लगा। उसने बिना सोचे समझे कॉल उठाया तो दूसरी तरफ उसकी सेक्रेटरी थी। सेक्रेटरी ने कहा, मैम, आपके ऑफिस में कुरियर काफी समय से रखा हुआ था जो बीजिंग सिविल अफेयर्स ब्यूरो से आया है। क्या इसे डाओचिंग शहर भेज दूं? ये सुनते ही शेन शिवेई का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सेक्रेटरी को उसे तुरंत खोलने को कहा। फोन पर लिफा फटने की आवाज आई और फिर सेक्रेटरी की आवाज गूंजी, मैम, इसके अंदर आपका और मिस्टर ए का डिवोर्स सर्टिफिकेट है। शेन सीवेई को होश ही नहीं रहा कि वो उस रेस्टोरेंट से बाहर कैसे निकली। वो बस सुन्न होकर अपने फ़ोन पर उस डिवोर्स सर्टिफिकेट की फ़ोटो को देखती रही। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके ऊपर बर्फीला पानी डाल दिया हो और वो ठंड के मारे कांपने लगी। उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि उसने उन कागज़ों पर कब साइन किए थे। उसी वक्त बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन शेन शिवेई को उस कड़कड़ाती ठंड का कोई एहसास नहीं था। वो पागलों की तरह बारिश के बीच चलती रही। ठंडे पानी की बूंदें उसके बालों से होते हुए उसके शरीर को पूरी तरह भिगो रही थीं और साथ ही उसके दिल में बची आखिरी उम्मीद को भी बहा ले जा रही थी। जब उसे दोबारा होश आया तो वो शेन ग्रुप की बिल्डिंग की छत पर खड़ी थी। तेज हवा उसके कपड़ों को बुरी तरह झकझोर रही थी। पिछले 3 सालों की सारी यादें उसके दिमाग में किसी सैलाब की तरह उमड़ने लगी। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका था। उसने उस दुश्मन के लिए जिसने उसका पूरा परिवार तबाह कर दिया, उस इंसान का इस्तेमाल किया जो उससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसने ये क्यों की सच्ची भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया, उसकी इज्जत को धूल में मिला दिया और उसके प्यार को सिर्फ एक जरिया समझा ताकि वो अपने दुश्मन के इरादों को पूरा कर सके। क्या वो इंसान भी कहलाने के लायक है? इसी बीच दादाजी का फोन फिर से आता है और उनकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। शेन शिवेई, आखिर तुम कब तक ये क्यू को मनाकर वापस लाओगी? अगर तुमने उसे पहचानने में गलती न की होती और उसे सिर्फ इस्तेमाल करने वाली चीज न समझा होता तो आज शेन फैमिली के पास ये ग्रुप के शेयर्स होते और हम सबसे ऊपर होते। भारी बारिश में शेन शिवेई ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आवाज पूरी तरह फट चुकी थी और आप सब फोन की दूसरी तरफ दादाजी हैरान रह गए। क्या मतलब? शेन सिवेई कहती रही। जब आप लोग उसे नीचा दिखा रहे थे, उसे हर वक्त कसाई कहकर उसकी बेइज्जती कर रहे थे, तब आप लोग मुझ जैसे घटिया इंसान से अलग कैसे थे? बदतमीज लड़की। दादाजी, मैं अब बहुत थक गई हूँ। शेन सिवेई ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसके आंसू बारिश के पानी में बह गए। मुझे लगता था कि लू हावरान मेरा मसीहा है, वो इकलौती रोशनी है जिसने मेरी बेरंग जिंदगी को बदला था। पर आज मुझे एहसास हुआ कि वो असली गुनहगार है जिसने मुझे इस अंतहीन गहरी खाई में गिराया है और जिस इंसान को मुझे सबसे ज्यादा संभाल कर रखना चाहिए था, उसे मैंने खुद अपने हाथों से नर्क में धकेल दिया। मुझ जैसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। दादाजी को अब कुछ अनहोनी का एहसास हुआ और वो घबरा कर चिल्लाने लगे, शिवेई, तुम ये क्या कर रही हो? कोई गलत कदम मत उठाना। पर फोन से अब सिर्फ सन्नाटे की आवाज आ रही थी। उसी वक्त तुम लाइव स्ट्रीम पर शेन शिवेई को देख रहे थे। स्क्रीन पर वो कमजोर सा साया उस भयानक तूफान में अकेला खड़ा था जिसे देखकर लग रहा था कि वो कभी भी हवा में उड़ जाएगी। तुमने अपनी सांसें रोकी और बिना एक पल भी सोचे तुरंत उस लाइव स्ट्रीम को बंद कर दिया। एक समय था जब तुम शेन शिवेई से पागलों की तरह प्यार करते थे, यहाँ तक कि उसके लिए तुम खुद अपने हाथों से खाना बनाने तक को तैयार रहते थे।
चाहे तुमने कितनी भी तकलीफ और नाइंसाफी सही हो, पर तुमने कभी एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन आज जब तुम शेन शिवई को इतने दर्द और तकलीफ में देख रहे हो, तो तुम्हें अचानक ये एहसास होता है कि अब तुम्हारा दिल उसके लिए नहीं तड़पता। तुम अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हो और अपनी आंखें बंद कर लेते हो। यादों का सैलाब उमड़ पड़ता है और तुम बरसों पुरानी उस पहली मुलाकात में पहुंच जाते हो। उस दिन वो एक सफ़ेद रंग की ड्रेस पहने हुए थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और मासूमियत थी। उसने बड़ी नरमी से तुमसे पूछा था कि सब्जी मंडी में सुबह से रात तक काम करना बहुत थका देने वाला होता होगा ना। उस वक्त उसकी आंखों में वो चमक थी जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी, और तुम चाहकर भी अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पा रहे थे। पर हकीकत बहुत कड़वी और भयानक निकली। शेन शिवई के ऊंचाई से गिरने का वीडियो उस रात की हर न्यूज़ हेडलाइन पर छा गया। हालांकि नीचे सेफ्टी के लिए एयर कुशन लगे हुए थे, जिसकी वजह से उसकी जान तो बच गई, पर उसे इतनी गंभीर चोटें आई कि वो एक कोमा जैसी हालत में चली गई। अपना वारिस खोते ही शेन ग्रुप रातों रात बिखरने लगा और कंपनी में खौफ का माहौल बन गया। ये सारी खबरें तुम्हें सिर्फ न्यूज़ के जरिए पता चली, क्योंकि तब तक तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुके थे और ये सी ग्रुप की कमान संभाल रहे थे। तभी अचानक तुम्हें एक ख्याल आता है और तुम 10 साल बाद वाले अपने फ्यूचर वर्जन को एक मैसेज भेजने की कोशिश करते हो। काफ़ी देर तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आता और तुम्हें लगता है कि शायद अब कभी रिप्लाई नहीं मिलेगा। लेकिन तभी अचानक सामने से एक लंबा मैसेज फ्लैश होता है। अचू, बधाई हो, तुम्हारी बहादुरी की वजह से आने वाले 10 सालों की तुम्हारी किस्मत अब पूरी तरह बदल चुकी है। इसका मतलब है कि वो इंसान जो अब तक पछतावे और दर्द की आग में जल रहा था, जल्द ही मैं पूरी तरह से गायब हो जाऊंगा। शुक्रिया कि तुमने मेरे लिए यह बाजी जीत ली, और तुम्हारा शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से मैं वो इंसान बन सका जो मैं हमेशा से बनना चाहता था। इतने सालों तक मेंटल हॉस्पिटल में रहते हुए मैं बस यही सोचता रहा कि अगर मुझे एक और मौका मिले तो मैं कभी प्यार के चक्कर में खुद को बर्बाद नहीं होने दूंगा और कुछ बड़े और अच्छे काम करूंगा। लेकिन अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि प्यार आज तुम्हारा आने वाला कल उम्मीदों से भरा है। आने वाले दिनों में किसी को भी खुद को दुख पहुंचाने का मौका मत देना। वो सारी मुश्किलें और आंसू तुम्हारी तरक्की के लिए एक ढाल की तरह काम करेंगे, जो तुम्हें हर मुसीबत से लड़कर अपनी जिंदगी खुलकर जीने में मदद करेंगे। और हाँ, याद से शहर के साउथ में मौजूद उस अपनी पसंदीदा बीफ नूडल वाली दुकान पर जाकर जी भर के खा लेना। 10 साल बाद वो दुकान बंद हो जाएगी, फिर चाहकर भी तुम्हें वो स्वाद दोबारा नहीं मिलेगा। अलविदा अक्यू, अलविदा मेरे दूसरे रूप। इस वक्त तो जिसने हमें कुछ पल के लिए मिलाया, इस वक्त और कायनात का शुक्रिया सुकून और खुशियों से भरी रहे, और तुम हमेशा दुनिया के वो चहते लड़के बने रहो और खुशियों से भरी रहे, और हमें दुनिया के वो चहते हैं। तो तभी अचानक तुम्हारी उंगलियां अपने आप फोन पर कस गई और तुम्हारी आंखों से आंसू टपक कर स्क्रीन पर गिरने लगे। वक्त के पार हुई यह बातचीत किसी सपने जैसी लग रही थी जो सच न हो, लेकिन सिर्फ तुम जानते थे कि यह वही सुकून है जिसे तुम्हारे दूसरे रूप ने अपने टूटे हुए 10 साल देकर हासिल किया है। अपनी भावनाओं को काबू में करने के लिए तुमने एक गहरी सांस ली और चैट बॉक्स में कुछ शब्द लिखे। यह बीते हुए कल को आखिरी अलविदा कहने जैसा था, और आने वाले कल के लिए एक वादा भी। मुझे यकीन है कि हम दोनों खुश रहेंगे। जैसे ही तुमने वो मैसेज भेजा, खिड़की के बाहर लगातार हो रही बारिश आखिर रुक गई। बादलों को चीरती हुई सूरज की एक किरण सीधे ऑफिस के अंदर आई और हर चीज को अपनी रोशनी से चमका दिया।